Good evening to all of you. Welcome to द पॉलिटेक्निक क्लासेस गया। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि यहाँ पे 6 सेमेस्टर का आपका वीकली टेस्ट चल रहा है, तो आपका जो इससे पहले जो टेस्ट हुआ था आज, यानी आपका पब्लिश जो रिज़ल्ट कल आने वाला था, कुछ टेक्निकल इशू के वजह से रिज़ल्ट आपका एक दिन डिले हुआ। तो जो आप माइक्रोवेव का टेस्ट दिए थे उसका आज रिज़ल्ट पब्लिश होगा। ओके, तो सभी स्टूडेंट लाइव आ जाएं और ज़्यादा से ज़्यादा आप सभी लिंक को शेयर कर दें। और बात आज कुछ इम्पोर्टेंट की बात है कि आज आप लोग का 5th सेमेस्टर का और 3rd सेमेस्टर का रिज़ल्ट पब्लिश हुआ है। आई होप सभी का मार्क्स तो अपना बोला जाए तो संतुष्टि जो होता है कि उतना नहीं आ पाता है, जिसके कारण वो मतलब कि होपफुल हो जाते हैं या फिर कुछ अलग सी प्रेशर उनका माइंड पे प्रेशर आ जाता है। तो ये सब से आपको निदान लेना है, यानी किसी तरह से कोई टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, जो हुआ अच्छा हुआ। जिनका मार्क्स अच्छा आया कोई बात नहीं, और अच्छा ट्राई करें। जिनका मार्क्स थोड़ा सा कम आया तो आप उसके लिए होपफुल नहीं आए। मार्क्स से ये किसी भी स्टूडेंट को नहीं बताया जा सकता है कौन स्टूडेंट ज़्यादा इंटेलिजेंट है या कौन स्टूडेंट कम इंटेलिजेंट है। ठीक है, तो आप लोग अपने आप में ये नहीं सोचे कि मेरा मार्क्स कम आया है तो सर मैं पढ़ने में ये थोड़ा सा कम हो, या अपने से होपफुल हो जाएं। इस तरह के बात किसी को ना सोचना है। सारे लोग अब क्या करना है कि 6 सेमेस्टर पे फोकस करना है। कम मार्क्स आया है तो आप इसका जोरदार रिजल्ट दें, यानी इसका आप इतना मेहनत करें इस सेमेस्टर में कि 5th सेमेस्टर को देखते हुए ये आप पढ़िएगा तो आप बहुत ही होपफुल रहिएगा। आप 5th सेमेस्टर में जो हुआ रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब नेक्स्ट में हम लोग क्या करना है उसका देखना है आपको। तो नेक्स्ट का तैयारी के लिए द पॉलिटेक्निक क्लासेस आपके लिए ऑलवेज रेडी है, और आप लोग को भी ऑलवेज रेडी रहना है। हर एक टाइम, किसी भी टाइम, हर एक टेस्ट हो, हर एक आपका वीडियो हो, हर एक का आप एंजॉय कीजिए। कहीं भी डाउट हो उसको आप पूछने का ट्राई कीजिए। हर एक का फ्रीडम आपको दिया जा रहा है द पॉलिटेक्निक क्लासेस के तरफ से। ओके, तो आज से हम लोग देखेंगे कि कुछ वैसे स्टूडेंट हैं जिनका मार्क्स कम आया है, जिनका 5th सेमेस्टर में मार्क्स कम आया है और यहाँ पे वो टॉपर बने हुए हैं। बहुत सा ऐसा स्टूडेंट है जो आज हम टॉप 5 की बात करने वाले हैं। कुछ ऐसा देखने को मिलेगा, हो सकता है किसी भी स्टूडेंट का मार्क्स ज़्यादा आया हो, यहाँ पे वो टॉपर कम है। तो आप ये मत सोच कर चलिए कि मेरा मार्क्स कम आया है। मार्क्स से पहले ही आपको बताएं, मार्क्स से किसी भी स्टूडेंट को ये नहीं कहा जा सकता है कि ये स्टूडेंट पढ़ने में क्या है, पढ़ने में कितना इंटेलिजेंट है, ये मार्क्स नहीं बता सकता है। ठीक है, तो आप अपने आप को मार्क्स से मत मेजर कीजिए कि मेरा मार्क्स कम आया है इसलिए मैं कम हूँ। आप अपना इंटेलिजेंट को हर एक जगह दिखाइए, चाहे वो टेस्ट हो, चाहे वो आपका कहीं पे स्किल टेस्ट हो, कहीं भी आपका इंटरव्यू लिया जा रहा हो, तो वहाँ पे आपका ये नज़र आता है कि आप क्या हैं। कहीं पे आपका कोई टेस्ट ले रहा हो पहले, वहाँ पे आप किस तरह डिस्क्राइब करते हैं चीज़ों को, वो आपको ज़्यादा मैटर करता है। ठीक है, तो मार्क्स कम आया है, कहीं भी ऐसा जॉब नहीं है जिनमें आपको कहा जाएगा कि 80% लाइए या फिर ये। अब बहुत सा अब बताएं तो बहुत कम ऐसा जॉब है। तो आप ट्राई करें कि डिस्टिंक्शन जिन स्टूडेंट का है उन लोग को बहुत अच्छा है, डिस्टिंक्शन यानी 75% उन लोग को बहुत अच्छा है। जिन स्टूडेंट का डिस्टिंक्शन ना भी लगा हो तो नहीं हताश हो कि मेरा डिस्टिंक्शन नहीं लगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ अभी आप लोग सारे लोग भूल जाइए। सारे लोग लाइव चैट में आकर बताइए कि मैं 6 सेमेस्टर के लिए रेडी हूँ। सभी लाइव चैट में इस तरह कमेंट करके बताएं, हमें बताएं कि आप सभी और ज़्यादा एनर्जी से आप मेहनत करेंगे। तो आप सभी ये बताएं कि हम 5th सेमेस्टर का रिजल्ट क्या हुआ नहीं हुआ मैं भूल चुका हूं, और 6 सेमेस्टर में मैं पूरी लगन से पढ़ूंगा। ठीक है, इस तरीक़ा से आप लोग सभी माइंड में ये लाएं। कहीं भी सोचना नहीं आपको, किसी भी पेपर में आप प्रॉब्लम होता है तो आप ये नहीं सोचे, आप उस डाउट को पूछे, उस डाउट को क्लियर करने का ट्राई करें, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो 6 सेमेस्टर का। ठीक है, तो हम लोग बात करने वाले हैं ओपन ऑब्जेक्टिव टेस्ट का। इसी तरीके से आपको लगातार
कंटिन्यू चल रहा है, कंटिन्यू वे में है, तो आप लोग इसका टेंशन नहीं लें, वो हम लोग के ऊपर छोड़ दें, ठीक है। तो सभी स्टूडेंट ओपन ऑब्जेक्टिव टेस्ट आज कुछ नए अंदाज में आप लोग माइक्रोवेव इंजीनियरिंग को एंजॉय करने वाले हैं। एक नए अंदाज में, एक नए तरीके से आज आप लोग देखें, सब कुछ भूल करके फिफ्थ सेमेस्टर में क्या हुआ कैसे हुआ, आप सिक्स सेमेस्टर की ओर एंजॉय करना स्टार्ट कीजिए और इसमें इतना बेहतर करें कि आपका फिफ्थ सेमेस्टर क्या हो कि आप लोग को ना ऐसा ना लगे कि मैं फिफ्थ सेमेस्टर में कम मार्क्स किया था, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं। तो ओपन ऑब्जेक्टिव टेस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन टेस्ट एंड सॉल्यूशन, तो यहाँ पे आज बता दें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सबका ना के बराबर थे, लेकिन बहुत अच्छे क्वेश्चन थे। मैं आपको आज बता दूं कि ये सेमेस्टर, ये जो आपका सिक्स सेमेस्टर माइक्रोवेव इंजीनियरिंग है, यूनिट 1, यूनिट 2 और यूनिट 3 मैक्सिमम क्वेश्चन सबको से बन जाएंगे, चाहे वो थ्योरी हो चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो। तो आप सारे स्टूडेंट इसको देखने का पूरा वीडियो देखिएगा, ठीक है। तो अभी तक जो स्टूडेंट शेयर नहीं किए हैं आप शेयर कर दीजिए, सारे स्टूडेंट को बताइए कि आप फिफ्थ सेमेस्टर को बोल करके सिक्स सेमेस्टर में आपको प्रिपरेशन में लग जाएं आज से ही। ये ना सोचे कि आज रिजल्ट आया तो कल से पढ़ेंगे, आपको आज से ही यानी अभी से ही पढ़ाई स्टार्ट कर देना है। यानी माइक्रोवेव इंजीनियरिंग आज यूनिट 2, यूनिट 1 और यूनिट 3 आज खत्म कर देना है आप लोग को, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं माइक्रोवेव इंजीनियरिंग का। तो ये आपको मैं जो सिक्स सेमेस्टर में माइक्रोवेव इंजीनियरिंग पढ़ा रहा हूँ अंशु सर के द्वारा। तो फर्स्ट क्वेश्चन सबका क्या था, हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चंस की ओर आते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन सबका पूछा गया था ये, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ क्लिस्टोन एम्पलीफायर एज दे अपीयर इन डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन बीम। तो यहाँ पे आपको बताना था, करेक्ट सीक्वेंस बताना था कि आपका जो भी क्लिस्टोन एम्पलीफायर होता है, टू कैविटी क्लिस्टोन की बात यहाँ पे किया जा रहा है, क्योंकि कैविटी की बात किया जा रहा है। तो कैविटी में किसका, तो दो कैविटी की। ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपका लिखा हुआ है क्या, एम्पलीफायर। तो टू कैविटी क्या होता है, ये एम्पलीफायर के जैसा वर्क करता है। तो इसी का टू कैविटी का जो है, इसमें इलेक्ट्रॉन का फ्लो ऑफ डायरेक्शन जो बीम से होकर के जाता है, इलेक्ट्रॉन बीम से होकर के जाता है, इस डायरेक्शन को आपको बताना है। तो आप सभी को 10 सेकंड का टाइमिंग दिया जाता है, आप सभी बनाएं और आंसर बताएं। नए स्टूडेंट वो भी जो लोग टेस्ट दिए थे वो भी ट्राई करें फिर से बनाने का, ठीक है। तो सभी स्टूडेंट लाइव चैट में अपना कमेंट करते रहें, सही आंसर बताएं कौन सा होगा। ऑप्शन ए बंचर कैविटी, या फिर कैथोड से कलेक्टर या कैचर कैविटी, ये सीक्वेंस सही है। या फिर बंचर कैविटी से कैथोड, कैचर कैविटी और कलेक्टर, ये सही है। या फिर कैथोड और बंचर कैविटी, कैचर कैविटी, कलेक्टर। और डी में आपका बंचर कैविटी, कैचर कैविटी, कैथोड एंड कलेक्टर। तो आप लोग इसका सही आंसर देखिए, इसको हम लोग फिगर से स्कीमेटिक डायग्राम से देखेंगे। तो ये स्ट्रक्चर आपका टू कैविटी क्लिस्टोन है, ठीक है। इसमें आपको बताया जा रहा है ये आपका इलेक्ट्रॉन बीम है। देखिए ये क्या है, आपका इलेक्ट्रॉन बीम है। अब इस इलेक्ट्रॉन बीम में बोला जा रहा है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन। तो इलेक्ट्रॉन के पास क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। तो नेगेटिव चार्ज किसके पास होता है, तो इलेक्ट्रॉन के पास क्या होता है, नेगेटिव। इलेक्ट्रॉन कहाँ से इमिट होता है, तो ये कैथोड से होता है। क्या, कैथोड से। तो कैथोड कहाँ है, देखिए यहाँ पे कैथोड है। कैथोड से कहाँ जाता है, ये सबसे पहले ये आपका फर्स्ट कैविटी है जिसको आप लोग बंचर कैविटी के नाम से जानते हैं। ये आपका सेकेंड कैविटी है जिसका आप कैचर कैविटी के नाम से जानते हैं। ये आपका कलेक्टर लगा है जो हाईली पॉजिटिव से कनेक्टेड रहता है, ये क्या है, आपका कलेक्टर है। और ये आपका दोनों कैविटी के बीच में क्या लगा हुआ है, ड्रिफ्ट स्पेस है। ये आपका इलेक्ट्रॉन बंच बनता है, ठीक है। ये आप जान गए। यहाँ से आपको वही बताना था करेक्ट सीक्वेंस। तो सबसे पहले कैथोड से ही निकलेगा, तो सबसे पहले क्या होगा, कैथोड होगा। उसके बाद क्या होगा, बंचर कैविटी के पास जाएगा ये इलेक्ट्रॉन, तो बंचर कैविटी होगा। उसके बाद यहाँ से जाएंगे, ड्रिफ्ट स्पेस जाएगा, डीएफ, इसको हम लिखते हैं डीएस लिखते हैं, ड्रिफ्ट स्पेस। उसके बाद कहाँ जाएगा, ये कलेक्टर, या कहाँ जाएगा, तो ये जाएगा आपका ये कैचर कैविटी के पास। कैचर कैविटी के पास जाएगा, फाइनली ये कलेक्ट हो जाएगा आपका कलेक्टर के पास जाकर के। तो ये सीक्वेंस आपका सही है। तो आइए हम लोग ऑप्शन में देखते हैं इसका क्या सीक्वेंस होने वाला है। तो यहाँ पे पहले क्या था, मेरा कैथोड था। ऑप्शन में देखेंगे कैथोड सबसे पहले कौन में है, तो ऑप्शन ए में बंचर है, तो ये नहीं होगा।
ऑप्शन बी में ए भी बांचर है तो नहीं होगा, ऑप्शन डी में आपका बांचर है तो नहीं, एक ही ऑप्शन जो है वो कैथोड से स्टार्ट हो रहा है। तो आपको तो सोचना समझना कुछ नहीं था, क्योंकि कैथोड से एक ही ऑप्शन है, 2 कैथोड में रहता है, तो आप लोग क्या हो सकता था कि ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता। अब कैथोड एक ही में है तो यही सही होगा। और देख लेते हैं हम लोग, कैथोड के पास बांचर कैविटी, के पास कैचर कैविटी, फाइनली कलेक्टर के पास। तो ये आपका सी इज किया राइट आंसर। ओके, अब हम लोग देखते हैं 2 कैविटी क्लिस्टोन एम्पलीफायर का रियल फिगर जो एक्चुअल में दिखता कैसा है। तो ये आपका 2 कैविटी क्लिस्टोन एम्पलीफायर का एक्चुअल फिगर है। इसमें देख रहे हैं आपका कैविटी 1 से हम लोग इनपुट प्रोवाइड कर रहे हैं, यहाँ पे कैविटी 2 से क्या हम लोग आउटपुट प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आप जान लें कि कैविटी 1 को हम लोग प्राइमरी कैविटी भी बोलते हैं, सभी स्टूडेंट नोट करते रहिएगा, ठीक है। इसको हम लोग इनपुट कैविटी भी बोलते हैं, प्राइमरी कैविटी को इनपुट कैविटी, फर्स्ट कैविटी भी इसको बोला जाता है, और इसको बांचर भी बोला जाता है। क्या? बांचर कैविटी भी बोला जाता है। ठीक उसी तरह इसको सेकेंडरी कैविटी बोला जाता है, उसके बाद कैचर कैविटी बोला जाता है, ठीक है। तो इस तरीक़ा से आप इसको याद रखिएगा। और एक आउटपुट कैविटी भी इसको बोला जाता है। तो 3 नाम इसका हुआ, ठीक है। आप जो देख रहे हैं कि ये आपका कैथोड है, देखिए यहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इमिट होता है, इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इमिट होता है। ये आपका यहाँ पे बंचिंग क्या होता है, स्टार्ट होता है। ये यहाँ पे रेजोनेटर गैप में आपका बंचिंग स्टार्ट होता है, यानी प्राइमरी आपका जो भी है यहाँ पे कैविटी, उसमें क्या होता है, बंचिंग स्टार्ट होता है। अब ये गैप में क्या होता है, बंचिंग प्रोसेस होता है, और फाइनली ये बंचिंग प्रोसेस जो होता है, बंचिंग बनता है, एक आउटपुट के द्वारा कलेक्ट कर लिया जाता है, ठीक है। और जो इलेक्ट्रॉन बंच नहीं बना पाते हैं वो सीधे कलेक्टर के पास, ये क्या लगा है आपका, कलेक्टर लगा, ये आपका कलेक्टर के पास चला जाता है। अब इसके बीच यहाँ पे देख रहे हैं कि ड्रिफ्ट स्पेस है, ये आपका कलेक्टर लगा हुआ है, यहाँ पे एनोड वोल्टेज लगा हुआ है जो कि आपका डीसी यहाँ से प्रोवाइड होता है, जिसके कारण से यहाँ पे हीटर लगा रहता है, हीटर से इलेक्ट्रॉन गन निकलते हैं, ठीक है। तो ये आपका रियल और एक्चुअल फिगर था 2 कैविटी क्लिस्टोन एम्पलीफायर का, ठीक है। इससे आपका क्या पूछता है, बोले तो इसका एप्पल गेट डायग्राम पूछता है। तो एप्पल गेट डायग्राम आप सभी स्टूडेंट को क्लियर होगा। हम बताएं तो एप्पल गेट डायग्राम में हॉस्टल और क्लासरूम का आपका एग्जाम्पल, तो कितने स्टूडेंट को जो ऑफलाइन स्टूडेंट या पेड कोर्स स्टूडेंट हैं वो हमें बताइए कि हॉस्टल और क्लासरूम का किनको किनको याद है एग्जाम्पल, जिसमें हम बताए थे वेलोसिटी मॉड्यूलेशन किस तरह होता है और इसके बाद करंट मॉड्यूलेशन किस तरह होता है, ठीक है। उसके बाद ये दोनों वेलोसिटी मॉड्यूलेशन और करंट मॉड्यूलेशन हम लोग समझाने के बाद देखे थे इसका एप्पल गेट डायग्राम। तो आपको बता दें वेलोसिटी मॉड्यूलेशन को ही रिप्रेजेंट करने का तरीका को हम लोग बोलते हैं, या रिप्रेजेंट करने के डायग्राम को बोलते हैं एप्पल गेट डायग्राम। आप सभी इसको याद रखिएगा, एप्पल गेट डायग्राम। तो जो स्टूडेंट चाहते हैं कि सर मैं भी इस तरह का कॉन्सेप्ट सीखूं हॉस्टल और क्लासरूम का एग्जाम्पल लेते हुए वेलोसिटी मॉड्यूलेशन और करंट मॉड्यूलेशन, तो आप सभी स्टूडेंट को एक होमवर्क मैं दे रहा हूं। वो होमवर्क क्या है, होमवर्क आपका ये है कि 50 स्टूडेंट आपको लाइव करना है, 50 स्टूडेंट लाइव करना है। और उसके बाद जो टॉपिक का माइक्रोवेव का स्पेशल ऑफर आप लोग के लिए है, कि माइक्रोवेव का स्पेशल ऑफर आप लोग के लिए है कि जो टॉपिक आप बताइएगा कि सर मुझे ये टॉपिक का वीडियो पे ज़रूरत है, उस टॉपिक को हम यूट्यूब पे आपका वीडियो बनाएंगे। लेकिन कब, जिस दिन आप सभी मिल करके हमें 50 स्टूडेंट लाइव हो जाना चाहिए। तो ये होमवर्क है आपके लिए, ये कीजिए। इसके बाद आप लोग होमवर्क पूरा कीजिए, मैं भी अपना होमवर्क पूरा करूंगा, ठीक है। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन आपका क्या था, तो मैक्सिमम थ्योरेटिकल है आउटपुट सर्किट इफिशिएंसी ऑफ डबल रेजोनेटर क्लेस्ट्रॉन। तो देखिए डबल रेजोनेटर, डबल का मतलब होता है आपका 2 होता है, रेजोनेटर का मतलब होता है आपका कैविटी, कैविटी को कहीं के कैविटी रेजोनेटर बोल देता है। अब कैविटी क्या होता है तो आप लोग जानते हैं, कैविटी एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाया जाता है जिसमें RF फील्ड कैविटी रेजोनेटर में एग्जिस्ट करता है, जिसमें RF फील्ड यानी बोले तो इसमें हाई फ्रीक्वेंसी, तो इसका कंस्ट्रक्शन कुछ इंडक्टर और कैपेसिटर को से बनाया जाता है। क्योंकि हम लोग जब निकालते हैं, आप लोग पढ़े होंगे क्या कि जब हम लोग देखिए इसका फ्रीक्वेंसी, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी क्या होता है,
आपका 2π√LC। तो एल एंड सी का वैल्यू इस तरह आपका सेट किया जाता है एज मच एज लो, यानी एज मच एज पॉसिबल हम लोग लो में देखे कि एज पॉसिबल एज लो, जितना लो हो सके उतना मेरे लिए बेनिफिट होता है। क्यों? कि एल एंड सी का वैल्यू जितना कम होगा उतना फ्रीक्वेंसी मेरा हाई होगा। तो ये कैविटी का कुछ एक स्पेशल क्या बनाया जाता है, स्ट्रक्चर बनाया जाता है। तो देखिए, तो बता रहा है डबल रेजोनेटर क्लिस्टोन एम्पलीफायर का आउटपुट सर्किट इफिशिएंसी बताना है कितना होता है। तो ये 58% होता है। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा और सारे जितना भी आपका माइक्रोवेव ट्यूब पढ़ना है वो सबका कैरेक्टरिस्टिक्स से याद कर लीजिएगा, क्योंकि कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, बीच ऑफ द फ्लोइंग कैन बी यूज्ड फॉर एम्पलीफिकेशन ऑफ माइक्रोवेव। एम्पलीफिकेशन क्या होता है? तो एम्पलीफायर क्या करता है? एम्पलीफिकेशन करने का काम करता है। तो अब बताया जा रहा है कि माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी को कौन इसमें एम्पलीफिकेशन करता है। एम्पलीफिकेशन कौन करता है? तो एम्पलीफायर करता है। अब हमको बताइए आप ही लोग कि माइक्रोवेव सिग्नल में माइक्रोवेव ट्यूब में कौन सा ऐसा डिवाइस है जो एम्पलीफायर के जैसा वर्क करता है? तो आप लोग बताइएगा कि सर 2 कैविटी क्लिस्ट्रॉन, यही बताइएगा। और एक बताइएगा आप TWT, सर ये दोनों जो है एम्पलीफिकेशन का काम करता है। ओके, तो ऑप्शन में ये दोनों में से जो होगा वो सही हो जाएगा। तो हाँ, सही हो जाएगा। तो TWT क्या मतलब? ट्रैवलिंग वेव ट्यूब। ये कैसा एम्पलीफायर है भाई? तो ये वाइड बैंड एम्पलीफायर है। और यहाँ पे 2 कैविटी क्लिस्टोन का कैसा है? तो ये आपका नैरो बैंड एम्पलीफायर है। ठीक है, तो ऑप्शन 1 है आपका गन डायोड, ऑप्शन 2 है आपका स्टेप अप मैग्नेट्रॉन, रिफ्लेक्स क्लिस्टोन और डबल कैविटी क्लिस्टोन। डबल कैविटी के मतलब वही बताएं, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डबल कैविटी क्लिस्टोन। गन डायोड क्या है? यह ऑसिलेटर के जैसा वर्क करता है। स्टेप अप मैग्नेट्रॉन ये भी ऑसिलेटर वर्क करता है और रिफ्लेक्स क्लिस्टोन भी ऑसिलेटर के जैसा वर्क करता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन रिफ्लेक्स क्लिस्टोन से है। इन आ रिफ्लेक्स क्लिस्टोन द वेलोसिटी मॉड्यूलेशन आकर। तो आप सभी हमें बताइए कि वेलोसिटी मॉड्यूलेशन अभी हम बताएं, तो इसके लिए आपका एग्जांपल दिए थे हॉस्टल और क्लासरूम का। तो जिन स्टूडेंटों का हॉस्टल और क्लासरूम का एग्जांपल याद होगा उनको वेलोसिटी मॉड्यूलेशन बहुत अच्छे से क्लियर होगा। और उसके बाद करेंट मॉड्यूलेशन जो होता है उस डीसी को एसी में जो हम लोग चेंज करने का तरीका देखे थे वो भी आपका इस एग्जांपल से क्लियर होगा। क्योंकि हम बताएं थे ऐसा कि हॉस्टल में 3 स्टूडेंट रहते थे, तीनों 3 टाइम पे निकलना स्टार्ट किए। क्लास कब स्टार्ट होगा? तो जब ये एक बार तीनों पहुंचेंगे तब। तो कैसे पहुंचेंगे तीनों एक बार? तो एक बार कोई फास्ट जाएगा, एक सेम में वेलोसिटी से जाएगा, एक आपका लो वेलोसिटी से जाएगा। ठीक है, एक ऐसा इसमें सेट किया जाता है जिसके कारण ये क्लासरूम एक ही जगह पे पहुंचते हैं, एक ही बार मतलब एक ही टाइम में पहुंचते हैं। तो वहाँ पे बंचिंग क्या होता है आपका कम बन जाता है। तो इस तरह से हम बताए थे। तो ये आपको बताना है कि रिफ्लेक्स क्लिस्टोन में वेलोसिटी मॉड्यूलेशन जो होता है नियर द रिफ्लेक्टर के पास होता है, क्या रिफ्लेक्टर के पास होता है, या फिर गैप रेजोनेटर में होता है, नियर एक्सेलरेटिंग ग्रिड में होता है, कि फिर इन दिया हुआ में से कहीं नहीं होता है? बताइए आप सभी। तो चलिए इसका हम लोग सोल्यूशन देखते हैं इसका स्ट्रक्चर से। तो देखिए इसका जो स्ट्रक्चर है यहाँ पे रिफ्लेक्स क्लिस्टोन का, ठीक है। इसमें रिफ्लेक्स क्लिस्टोन का एक और नाम है 1 कैविटी क्लिस्टोन। क्या 1 कैविटी कैसा वर्क करता है? तो ये ऑसिलेटर के जैसा वर्क करता है। आपका क्वेश्चन एक है, हम यहाँ पे बहुत तरह का क्वेश्चंस को डिजाइन कर रहे हैं और आंसर दे रहे हैं, आप लोग भी ट्राई करेंगे। ये है आपका इलेक्ट्रॉन बीम है, ये आपका ग्रिड का गैप है जो आपका बताएं कि ये गैप रेजोनेटर है क्योंकि 1 कैविटी ये कैविटी लगा हुआ है, ठीक है। यहाँ से आउटपुट हम लोग लेते हैं तो इनपुट तो प्रोवाइड नहीं हो रहा है, तो इनपुट नहीं प्रोवाइड हो रहा है, डेट मीन्स ये ऑसिलेटर जैसा वर्क कर रहा है, ठीक है। तो ये की कौन फीडबैक होगा? तो ये पॉजिटिव फीडबैक पे क्या कर रहा है? वर्क कर रहा होगा। रेपलर क्या होता है? ये हाईली नेगेटिव से कनेक्टेड रहता है,
रेपलर क्या करता है, हाईली नेगेटिव से कनेक्टेड रहता है। यहाँ पे एनोड वोल्टेज पॉजिटिव से कनेक्ट है, देखिएगा ये जो कैविटी। अब क्या करता है कि यहाँ से ये वेलोसिटी मॉड्यूलेशन आपका गैप ऑफ रेजोनेटर में होता है, गैप ऑफ क्या रेजोनेटर में होता है। यहाँ से ये करंट मॉड्यूलेशन होता है, ये रिफ्लेक्ट बैक करता है, ये रिवर्स जर्नी स्टार्ट करता है, क्या रिवर्स जर्नी, क्योंकि इसका रेपलर प्लेट जो रहता है इसमें अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन टकरा भी जाएगा किसी गलती से भी तो ये खराब हो सकता है। ये बेंड क्यों करता है, रिवर्स जर्नी क्यों करता है, क्योंकि नेगेटिव चार्ज इसके पास भी रहता है और नेगेटिव चार्ज रेपलर के पास, और नेगेटिव नेगेटिव एक दूसरे को रिपेल करता है। तो जो इलेक्ट्रॉन के पास ज़्यादा यहाँ पे नेगेटिव एनर्जी होगा, जिसका वेलोसिटी ज़्यादा होगा जो इलेक्ट्रॉन का, वो ज़्यादा नियरेस्ट तक जाएगा लेकिन इसमें टच नहीं करेगा, ज़्यादा नियरेस्ट तक जाएगा। जिसका वेलोसिटी सबसे कम होगा इसका काम नियरेस्ट तक जाएगा। तो ये होता है क्या कि जिसका एनर्जी ज़्यादा है तो उसको हम लोग किस तरह से बताए थे कि जाओ तुम 5 किलोमीटर घूम करके आओ, फिर बताया तुम जाओ 3 किलोमीटर घूम करके आओ, तुम 2 किलोमीटर घूम करके आओ। और जब तीनों घूम के आएगा तो एक जगह पे कहाँ पे आएगा, तो ये गैप ऑफ रेजोनेटर में आएगा जहाँ पे इसका बंच बनेगा। तो इसका प्रोसेस जो होता है वेलोसिटी मॉड्यूलेशन वो कैविटी ऑफ द गैप से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर जो आपका होना है वो ऑप्शन नंबर बी, इन द गैप रेजोनेटर। ओके, यू आर क्लियर। अगर आप क्लियर हैं, सेटिस्फाइड हैं तो आप बताएं हमें कि आई एम क्लियर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका फिर से रिफ्लेक्स क्लिस्टोन का। तो रिफ्लेक्स क्लिस्टोन का फंक्शन क्या है, रिफ्लेक्स क्लिस्टोन आपका 1 कैविटी क्लिस्टोन है। इसका फंक्शन है क्या है, ऑसिलेटर के जैसा वर्क करता है, ठीक है। आइजा ऑसिलेटर के जैसा वर्क करता है। तो जो भी ऑप्शन ऑसिलेटर में आप चूज कर लीजिए, हमें बताने की जरूरत नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। ओके क्लियर। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपका ये है। तो आप सभी स्टूडेंट अभी भी लिंक को शेयर कर दें अपने फ्रेंड लोग के पास, उन लोग को बताएं कि आप अब चिंतित नहीं रहें, आप 6 सेमेस्टर का बहुत जोरदार तैयारी करें, बहुत लगने से तैयारी करें। आप सभी स्टूडेंट कहीं भी डाउट हो रहा है तो आप डायरेक्ट कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, पूछिए कि सर हम पे ये डाउट है, ये कमेंट है, आपका रिप्लाई दिया जाएगा। तो सभी लाइव चैट में जाएं, लाइव चैट में जाने के बाद वहाँ सभी मैसेज करें, लाइव चैट में जा करके सभी आपको कमेंट करें, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसरो में इससे आपका 2 बार क्वेश्चन पूछा गया है, आपको बता दें इसरो में इससे 2 बार क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन ये है कि ट्रांजिट टाइम जो टाउ होता है वो रेपलर स्पेस, जो अभी देखेंगे हम लोग क्या होता है रेपलर स्पेस। देखिए इसको हम लोग बोलते हैं, ये जो स्पेस है देखिए इरेज करके आपको बताते हैं क्या कौन सा रेपलर स्पेस होता है। देखिए आपका ये रेपलर स्पेस यही है, देखिए ये जो है यहाँ से लेकर के जैसे वेलोसिटी मॉड्यूलेशन होने के बाद ये जो स्पेस होता है यही रेपलर स्पेस है। इसी को हम लोग ट्रांजिट टाइम टाउ बोल रहे हैं, ट्रांजिट टाइम बोल रहे हैं। तो यही बताना है कि एक साइकिल जो यहाँ पे हो रहा है ट्रांजिट टाइम कितना लगता है पूरा रिवर्स आपका ये काम करने में। एक इलेक्ट्रॉन जाता है यहाँ से घूम करके आता है, एक इस तरह से, एक 3 इलेक्ट्रॉन आता है, एक अर्ली इलेक्ट्रॉन होता है, एक आपका लेट इलेक्ट्रॉन होता है, एक आपका रेफरेंस इलेक्ट्रॉन होता है। तो 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कितना टाइम लगता है, यही टाइम को आपको यहाँ पे बताना है। तो टाइम आपका क्या ना n साइकिल लगता है, n साइकिल प्लस 3/4 लगता है, n साइकिल प्लस 1/4 लगता है और n साइकिल प्लस 1/2 लगता है। पेड कोर्स का स्टूडेंट और ये आपका ऑफलाइन का आप बताएं, बहुत अच्छा से इसको हम लोग डील किए थे वहाँ पे। तो चलिए इसका आपको एप्पल गेट डायग्राम से समझते हैं। तो आपको बताएं कि वेलोसिटी मॉड्यूलेशन का रिप्रेजेंट करने का तरीका, ये रिप्रेजेंट करने का डायग्राम क्या है, वो है वेलोसिटी या एप्पल गेट डायग्राम। तो एप्पल गेट डायग्राम आपको हर बार पूछ लिया जाता है, आपको बता के कि 2020 में जो 2 कैविटी क्लिस्टोन पूछा था वो एक्सप्लेन करने के लिए विद द हेल्प ऑफ एप्पल गेट डायग्राम से पूछा था, ठीक है। तो आप लोग भी तैयार रहिए, आपको इस बार पूछा जाएगा रिफ्लेक्स क्लिस्टोन से, तो आप लोग कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपका ये जो देखिए डिस्टेंस फ्रॉम द कैविटी, कैविटी जो लगा रहता है और रेपलर स्पेस लगा रहता है उसका ये गैप शो कर रहा है, ठीक है। ये आपका वोल्टेज गैप शो कर रहा है कि एक हम लोग क्या एक सिग्नल ले, ये क्या है मेरा एक सिग्नल है,
तो ये सिग्नल में देखेंगे कि ये आपका अर्ली इलेक्ट्रॉन है, ये आपका लेट इलेक्ट्रॉन है, और ये आपका रेफरेंस इलेक्ट्रॉन है, ये आपका लेट इलेक्ट्रॉन है। तो जो अर्ली इलेक्ट्रॉन है इसका देखिए ये आपका कुछ ज़्यादा ही एनर्जी लेकर के यहाँ पे आई है। ये लेट इलेक्ट्रॉन है, ये आपका बोले तो ये इस टाइम ये पॉजिटिव पे ये क्या टकराया है, यानी इस पॉजिटिव पे क्या होता है, मैक्सिमम एक्सेलरेशन होता है। आपको बताए थे कि रिटार्डेशन और एक्सेलरेशन की बात, कि एक्सेलरेशन में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का एनर्जी बहुत ज़्यादा हो जाता है, और रिटार्डेशन में उसका एनर्जी क्या होता है, कम हो जाता है। जब हम लोग एक्सेलरेट करते हैं तो एनर्जी आपका वेलोसिटी उस इलेक्ट्रॉन का ज़्यादा होता है, जब रिटार्ड करते हैं तो कम होता है। लेकिन जब मैक्सिमम रिटार्डेशन पॉइंट पे क्या होता है कि आप लोग को बताए थे कि इलेक्ट्रॉन अपना सारा एनर्जी आर एफ फील्ड को ट्रांसफ़र कर देता है। डैट इज ये आपका मेजर पार्ट यानी एडवांटेज पार्ट मेरा होता है। क्या होता है, एडवांटेज होता है कि हम यही चाहते हैं कि इलेक्ट्रॉन में जितना भी एनर्जी हो सब आर एफ फील्ड में आ जाए, अब आर एफ फील्ड के थ्रू हमको आउटपुट मिल जाएगा। हम यही चाहते हैं ना, वो होता है कब, मैक्सिमम रिटार्डेशन पॉइंट से। अब बात आते हैं यहाँ पे मैक्सिमम एक्सेलरेशन पॉइंट से टकराता है, तो ये रिवर्स जर्नी में जब आता है ना, तब यहाँ पे मैक्सिमम एक्सेलरेशन पॉइंट से टकराने के बाद अपना सारा एनर्जी को क्या करता है, ट्रांसफ़र करता है। तो यहाँ पे मेरा ये रेफरेंस इलेक्ट्रॉन है, यहाँ से हम लोग काउंट करेंगे साइकिल को। तो देखिए आपका एक ब्लू पेन से ध्यान से देखिएगा, ये आपका कितना हो गया, ये आपका 1 हो गया, ये आपका 2 हो गया, ये आपका 3, यानी ये टोटल क्या होगा। इस तरह से अगर हम बात करें कि इस तरह से मेरा वेव है, ठीक है, तो इसको 1 हम लोग हाफ का 1 लेंगे, ये तो ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, इधर हाफ 3, ये 4, तो टोटल 4 में ध्यान देखिए ये कितना है, टोटल 4 में 3 पार्ट, तो 3/4 मिला। और ये टकरा कहाँ से रहा है, तो ये मैक्सिमम यहाँ से टकरा रहे थे, यहाँ तक हम काउंट करेंगे तो 1 2 3 और ये 4, तो ये क्या होगा, 4 को हम लोग कितना बोलते हैं, 1 साइकिल बोलते हैं। तो 1 साइकिल 3 क्या हो जाएगा, आपका 4 हो जाएगा। यानी ये जो ऑप्शन में सही होगा वो हम लोग सही करेंगे। तो ऑप्शन मेरा देखते हैं क्या है, ऑप्शन एन साइकिल। अब एन साइकिल एन क्या है, तो एन बराबर यहाँ पे आपका इंटीजर नंबर हो जाएगा। तो इसके लिए 2 फार्मूला बनते हैं। कितने फार्मूला, 2 फार्मूला। कौन कौन से फार्मूला बनते हैं, एक तो बनता है एन प्लस आपका 3/4, जहाँ पर एन क्या होता है, एन जहाँ पर एन बराबर होता है नंबर ऑफ 0 1 2 3, इस तरीक़ा से होता है, ठीक है। एक होता है n-1/4, जहाँ पे होता है नंबर ऑफ n इक्वल टू 1 2 3 4। ये 2 फार्मूला आप याद रखिएगा। क्या कि ऑप्शन कहीं भी आपको n + 3/4 दे सकता है या फिर ये दे सकता है। तो इसको हम लोग n बराबर यहाँ पे क्या रखेंगे, 0 रखेंगे। तो देखिए n बराबर एक बार 0 रखेंगे तो इतना होगा, तो इतना होगा। n बराबर 1 रखेंगे तो इतना होगा। फिर n बराबर 2 करेंगे तो एज ऑन ये चलते चला जाएगा आगे, ठीक है। और लेकिन अब यहाँ पे क्या रखते हैं हम लोग, इसके जगह पे रखते हैं, इसको जगह पे आप n बराबर 1 रखिएगा तो 1 - 1/4 होगा, डेट मीन्स इसका वैल्यू 3/4 हो जाएगा। 2 रखिएगा तो ये आपका सेम वैल्यू दोनों साथ आ जाएगा। तो आप दोनों फार्मूला को याद रखेंगे, ठीक है। ट्रांजिट टाइम बराबर ये भी n माइनस आपका 1/4 और ये भी फार्मूला आप याद रखेंगे n + 3/4। लेकिन ध्यान रहे कि n इक्वल टू आपका 0 1 2 3 होगा और n - 1/4 में n बराबर 1 2 3 4, ये दोनों आप याद कीजिएगा। ओके, और यू आर क्लियर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर आपका होना है वो हो जाएगा, आपका बता दे कि n साइकिल हो जाएगा यहाँ पे और 3/4, यानी ऑप्शन आपका बी क्या है, राइट आंसर हो जाएगा। यू आर क्लियर, क्लियर। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चंस आपका ये है, लो पावर नॉन सॉलिड स्टेट माइक्रोवेव ऑसिलेटर। आप देखिए यहाँ पे बात है माइक्रोवेव ऑसिलेटर का। ऑसिलेटर कौन कौन से है, तो मेरा पास एक रिफ्लेक्स स्टोन है, एक और क्या है VWO, ठीक है। कितना है, ये 2 मेरे पास ऑसिलेटर है। ये दोनों ऑसिलेटर में लो वैल्यू किसका होता है, तो रिफ्लेक्स स्टोन का अगर बात आपको पता होगा तो ये नैरो बैंड ऑसिलेटर क्या है, नैरो बैंड या फिर लो पावर का ये ऑसिलेटर है। और VWO का पूरा नाम होता है बैकवर्ड वेव ऑसिलेटर। ये जो होता है हाई पावर का ऑसिलेटर है। क्या, हाई पावर का ऑसिलेटर है, चाहे इसको आप ब्रॉडबैंड बोल सकते हैं या फिर ये आपका हाई पावर हो जाएगा। इसका पावर क्या होता है, ज़्यादा होता है, ठीक है। नैरो बैंड एम्पलीफायर है ये, वाइड बैंड आपका
एम्पलीफायर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? देखिए आपका रिफ्लेक्स क्लेस्ट्रॉन पहला ही ऑप्शन 7 का ये सही है। मैग्नेट्रॉन ये कि बहुत ही ज़्यादा पावर, ये तो सोर्स ऑफ ऑसिलेटर, इसका सोर्स ऑफ माइक्रोवेव भी कम आता है। BWO जो कि आपका लार्ज पावर है, गन डायोड भी आपका पावर लार्ज होता है। तो सही आंसर आपका ए इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है इन मैग्नेट्रॉन द इलेक्ट्रॉन ट्रैवल इन साइक्लोइलेक्ट्रिकल पाथ बिकॉज। अब बात आता है मैग्नेट्रॉन में इलेक्ट्रॉन जो ट्रैवल करता है साइक्लोइलेक्ट्रिकल पाथ में, ऐसा क्यों? ऐसा पास होने के कारण क्या है? बिकॉज करके बताना है कि एनोड पॉजिटिव होने की वजह से, या फिर कैथोड पॉजिटिव होने की वजह से, या फिर परमानेंट मैग्नेट जो होता है उसमें स्ट्रॉन्ग फील्ड के वजह से, या कैविटी और रेजोनेट यानी जो कैविटी बना वो रेजोनेट रहता है इसके वजह से। तो आप लोग बताएं कॉल करके कौन सा ये आप बताएं मैसेज करके कौन सा आपका सही है। तो चलिए इसको हम लोग फिगर से ही देखते हैं। ये आपका मैग्नेट लगा हुआ है, ये आपका परमानेंट, ये दोनों कौन सा मैग्नेट लगा है? परमानेंट मैग्नेट। ये यहाँ पे मैग्नेट्रॉन का कुछ ये रखा हुआ है। तो यहाँ पे क्या होता है, इसका जो फील्ड होता है मैग्नेटिक फील्ड आपका एक्सियल डायरेक्शन में होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड आपका रेडियल डायरेक्शन में होता है। ये फील्ड इतना ज़्यादा होता है जिसके कारण कैथोड से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, इसमें राउंड जर्नी क्या करता है? करते हैं। फाइनली ये जर्नी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन क्या होता है कि ऑलवेज क्या करते हैं कि अपना इलेक्ट्रॉन का एनर्जी जितना भी है वो ट्रांसफ़र करता आ रहा है फील्ड के, और ये गोल गोल घूम करके यानी इस डायरेक्शन में घूम करके अपना एनर्जी को ये आ रहे फील्ड में ट्रांसफ़र करता है। फाइनली जो इलेक्ट्रॉन रहता है डेड जोन में चला जाता है, यानी पूरा एनर्जी इसका ख़त्म हो जाता है, जिसके वजह से यहाँ पे कैविटी के द्वारा इसको कलेक्ट कर लिया जाता है। क्योंकि कैविटी जो लगाया जाता है, नोड कैविटी लगा, ये पॉजिटिव होता है, अब इसे कलेक्ट कर लेता है। तो आपको याद होगा कि इसको हम लोग किस तरीक़ा से देखे थे। आपको सभी को याद होगा, एक हमको ट्रैक के बताया कि कोई मतलब मनुष्य है, उसको 100 किलोमीटर क्या करना है? रेस करना है, जो हम लोग मैराथन दौड़ के नाम से जानते हैं। मेरे पास फील्ड है सिर्फ आपका 10 किलोमीटर का, मेरे पास फील्ड है क्या आपका 10 किलोमीटर का। तो ऐसा तो नहीं पॉसिबल है कि जब 100 किलोमीटर हमको रनिंग करना है तो 100 किलोमीटर एक स्ट्रेट लाइन चाहिए, ऐसा तो कभी नहीं मिल पाएगा। तो करता क्या है कि इस पर ट्रैक बनाता है। क्या ट्रैक? यानी 100 × 100 10 टाइम, यानी वो है 10 टाइम करने के 100 किलोमीटर हो जाएगा। तो ये ट्रैक बनाता है, क्या इस तरह का से आपका ट्रैक बना देता है। अब इस ट्रैक पे क्या होता है, 10 राउंड लगवा देता है। तो वहाँ पे क्या होता है कि जितना भी मनुष्य के पास एनर्जी रहता है वो अपना इसमें झोंकता है, जब तक उसके साथ चलता है, फाइनली वो पूरी तरह से अपना एनर्जी समाप्त कर देता है। तो फाइनली डेड जोन में चला जाता है, यानी कुछ उसका क्या होता है, डॉक्टर लेके चले जाएंगे वहाँ से उठा करके। ठीक है, तो उसी तरीके से यहाँ क्या करता है कि कैविटी जो है इसको कलेक्ट कर लेता है। क्या? कैविटी कलेक्ट कर लेता है, क्योंकि इसके पास पॉजिटिव चार्ज होते हैं। तो आपका क्वेश्चन क्या है कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जो है आपका, वो क्या होता है कि जो भी आप मैग्नेट्रॉन में इलेक्ट्रॉन जो ट्रैवल करता है तो मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे होते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड हाई पोटेंशियल होने के कारण, या हाई स्ट्रॉन्ग फील्ड होने के कारण ऐसा होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। जिन लोगों ने ऑप्शन सी दिया है उसका सही आंसर है। चलिए हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग को है वो है विच वैक्यूम बेस्ड डिवाइस इज वाइडली यूज्ड एज अ पावर एम्पलीफायर इन अ सैटेलाइट कम्युनिकेशन की बात किया जा रहा है, जिसमें कोई ऐसा वैक्यूम ट्यूब डिवाइस को आपको बताना है जो कि बता दे कि यहाँ पे पावर एम्पलीफायर के जैसा वर्क करता है। तो कहीं ना कहीं रिलेशन इसका एम्पलीफायर से है, तो एम्पलीफायर से इसका कहीं ना कहीं रिलेशन है। तो इसका जो आंसर होने वाला है, चाहे तो आपका कि 2 कैविटी क्लेस्ट्रॉन होगा, और नहीं तो आपका TWT होगा। हम जानते हैं कि 2 कैविटी क्लेस्ट्रॉन क्या है, ये लो पावर का है। कितना है ये? लो पावर का है। तो लो पावर का है तो पावर एम्पलीफायर तो होगा नहीं। और TWT क्या है? ये ब्रॉडबैंड एम्पलीफायर है। तो ब्रॉडबैंड एम्पलीफायर है तो कहने का मतलब इसके पास पावर क्या है?
वो ज़्यादा है। तो एज कम्पेयर टू यहाँ पे टू कैविटी क्लेस्ट्रॉन TWT एज वाइड बैंड एम्पलीफायर। तो इसका सही आंसर जो होना है आपका TWT इज राइट आंसर। अब है आपका क्वेश्चन नंबर 10। इन TWT द हेलिक्स इज यूज्ड एज विच ऑफ द फ्लोइंग। TWT में हेलिक्स का जो यूज किया जाता है वो किस तरह से बना रहता है, इसका स्ट्रक्चर क्या है, स्लो वेव स्ट्रक्चर, फास्ट वेव स्ट्रक्चर, एम्पलीफाइंग एलिमेंट या एटेन्यूएटिंग एलिमेंट। तो आप सभी लाइव चैट में जाकर के इसका आंसर दे और सभी स्टूडेंट कमेंट करके बताते रहें, सारे ये आंसर देते रहें। जिन स्टूडेंट को लगता है कि इसका हम एक्सप्लेन कर सकते हैं यहाँ पे, तो स्टूडेंट एक्सप्लेन भी कर सकते हैं। ओके, तो चलिए इसका भी हम लोग फिगर से ही देखते हैं आंसर। तो ये कंस्ट्रक्शनल स्ट्रक्चर ऑफ ट्रैवलिंग वेव ट्यूब का यानी TWT का जो कंस्ट्रक्शनल स्ट्रक्चर है वो चीज़ के बारे में यहाँ पे आपको बताया गया है कि वो चीज़ क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बता दें ये पार्ट जो आपका है इलेक्ट्रॉन गन का पार्ट है। मार्किंग समझते जाइएगा। ये आपका इलेक्ट्रॉन गन यहाँ पे क्या है, आपका कैथोड लगा हुआ, ये कैथोड लगा हुआ, यहाँ पे आपका हीटर लगा रहता है, ये क्या रहता है, हीटर लगा रहता है। ये हीटर के कारण कैथोड से इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इमिट होते हैं, इलेक्ट्रॉन इमिट होते हैं। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन इमिट होते हैं। अब यहाँ से हमको RF इनपुट दिया जाता है। ये RF इनपुट जो होता है इसे बहुत ही ज़्यादा रहता है, यानी इसका स्पीड जो है इलेक्ट्रॉन से बहुत ज़्यादा रहता है। अब इलेक्ट्रॉन करता क्या है कि ये आपका बीच रहता है। देखने में अगर इसका सामने से देखिएगा फ्रंट व्यू से, तो आपको पता चलेगा कि जो भी इलेक्ट्रॉन इससे पास हो रहा है मिडिल से इसका क्रॉस कर रहे हैं, क्या मिडिल से क्रॉस कर रहे हैं। तो इस तरीक़ा से इसका देखिए हम लोग एक फिगर बनाते हैं। ये जो मान लीजिए कि ये ऐसे हैं, तो आप इस बेस से देखिएगा तो ये आपका होल नज़र आएगा पूरा। अब इसी होल में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ऐसे देखिए, आपको हम बता दें दूसरा पेन से कि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ होता है, यहाँ होता है, इस तरीक़ा से आपका इलेक्ट्रॉन यहाँ जाता है। अब होता क्या है, इसका कौन सा एग्जांपल लिए थे आप लोग को ज़रा बताइए, तो आप लोग खुद कमेंट करके। ये समझाने के लिए एग्जांपल आपका लिए थे। एक 10 ईयर का आपका चाइल्ड है, बच्चा है, और एक आपका 40 ईयर का एक आदमी है। ठीक है, अब बोलता है 40 ईयर वाला 10 ईयर से कि तुम स्पीड चलो, तो ये 10 ईयर तो स्पीड चल नहीं सकता है। अब ये आपका 40 ईयर तो ये स्पीड कम कर नहीं सकता। तो आखिर ये दोनों में बात बनेगा कैसे, आखिर ये दोनों में बात बनेगा कैसे, तो ये बात बनेगा कैसे। तो ये कहा क्या था 40 ईयर वाला आदमी कि देखो अब तुम तो इस स्पीड बना नहीं सकते, मैं स्पीड कम नहीं कर सकता हूँ। तो होता क्या है कि अगर हमको किसी से नॉलेज लेना हो तो वहाँ पे आप सीनियरलिटी और जूनियरलिटी नहीं देखिए, एज अ रिस्पेक्ट आप कर सकते हैं कि ये हमारे सीनियर हैं, ये हमारे जूनियर हैं, तो एज अ वहाँ पे रिस्पेक्ट आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, रिस्पेक्ट करना ना भूलिए। सभी स्टूडेंट, आप बड़े हैं छोटे हैं, सभी स्टूडेंट को रिस्पेक्ट करना चाहिए और सभी फ्रेंड को अपने में रिस्पेक्ट करना चाहिए। ठीक है, जितना भी है, आप बड़े हैं तो आप क्या कीजिए, उसको लव कीजिए, जो छोटे हैं उसको आप रिस्पेक्ट कीजिए। तो इस तरह से बात बनेगा दोनों में। अब ऐसा नहीं है कि जो सीनियर है उसके उनके पास सारा कुछ पता होगा, कुछ ऐसा भी होगा कि सीनियर सीख सकते हैं उस बच्चे से। तो कुछ ऐसा ही यहाँ पे बात होता है। अब RF फील्ड ये है, इस RF फील्ड को चाहिए क्या, RF फील्ड को चाहिए कि इलेक्ट्रॉन में जितना एनर्जी है वो सब हमरा में ट्रांसफ़र हो जाए, सब हमरा में ट्रांसफ़र हो जाए। तो काम किसको लेना है, RF फील्ड को। किससे लेना है, इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन से काम लेना है, डेट मीन्स 40 ईयर का आदमी जो है उसको 10 ईयर के बच्चा से काम लेना है। तो काम कैसे लेगा, तो बोला ये क्या कि देखो तुम धीरे धीरे चलते रहो, तुम धीरे धीरे क्या रहो, चलते रहो, मैं तुम्हारे ओर चक्कर लगाते चलूँगा। ये इसको और चक्कर लगाना स्टार्ट हो गया। यानी आप जैसे होता है ना कि आप चलते रहिए, आपको गोले गोले हम घूमते रहेंगे। तो हो क्या रहा है कि जितना इलेक्ट्रॉन बीम और RF सिग्नल जितना एक दूसरे को नज़दीक रहेंगे उतना ज़्यादा इन दोनों में इंट्रैक्शन होगा, इन दोनों में उतना ज़्यादा इंट्रैक्शन होगा, और जितना ज़्यादा इंट्रैक्शन होगा उतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन का एनर्जी RF फील्ड में क्या होगा, ट्रांसफ़र होगा।
और जितना ज़्यादा RF फील्ड में इलेक्ट्रॉन का एनर्जी ट्रांसफर होगा उतना RF फील्ड का एनर्जी इंक्रीज होगा, यानी पावर इसका बढ़ेगा। तो हर एक जगह इसका इंस्ट्रक्शन हो रहा है। तो हम बताए थे इस तरह से एग्जाम्पल और डीपली में बताए थे। तो इस तरह का आप लोग वीडियो चाहते हैं, जो भी अभी लाइव हैं वो भी वीडियो चाहते हैं, तो आप लोग कमेंट करके हमें बताइए और अपना होमवर्क आप पूरा कीजिए। मैं आपको जरूर इस तरह का एक इंटरेस्टिंग और रोचक वीडियो लेकर के आएंगे। तो ये इस तरह काम करता है। फाइनली ये कहाँ जाता है, सारा बंच जितना पावर बनाता है ये RF आउटपुट में चलाता है। जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या होता है बंच नहीं बना पाते हैं, वो क्या होता है कि यहाँ पे कलेक्टर लगा रहता है, कलेक्टर से कनेक्ट हो जाते हैं। अब बात आता है कि यहाँ पे दो आपका ये एटेन्यूएटर लगा रहता है, ये जो देखिए ग्रीन वाले यहाँ पे है, पेन चेंज कर रहे हैं आपको, ये पेन ले रहा है कि ये देखिएगा ये और ये आपका एटेन्यूएटर लगे। इस एटेन्यूएटर का काम क्या है कि कोई इलेक्ट्रॉन के पास ज़्यादा एनर्जी होता था, ये हो सके कि इन्हें छिटक जाए, इधर छिटक जाए और ये किसी भी तरह से इनपुट में चला जाए। ये क्या होता है, किसी भी तरह से इनपुट में चला जाए तो होता क्या, अगर इनपुट में गलती से भी चल गया तो सबसे पहले तो ये पॉजिटिव फीडबैक ये क्या करेगा, फॉलो करवाएगा। इसके बाद ये बारखुसन क्राइटेरिया फॉलो करवाएगा और बारखुसन क्राइटेरिया जब फॉलो हो जाएगा तो ये एम्पलीफायर ना रह करके TWT क्या हो जाएगा, ऑसिलेटर हो जाएगा। तो ये ऑसिलेटर ना बन जाए इसी कारण से यहाँ पे क्या लगाया जाता है, आपका एटेन्यूएटर लगाया जाता है। एटेन्यूएटर करता क्या है कि इसको हाईली पॉजिटिव से कनेक्ट कर दिया जाता है, क्योंकि जितना एनर्जी ज़्यादा होगा इलेक्ट्रॉन के पास वो अपने पास ले वो अपनी ओर अट्रैक्ट कर ले, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव चार्ज होता है। ये आपका फोकसिंग प्लेट है, जानते होंगे, एटेन्यूएटर है। और ये जो वेव बना रहता है ये स्लो वेव स्ट्रक्चर होता है। कैसा, आपको बता दें, ये स्लो वेव स्ट्रक्चर आपका होता है। देखिए ये क्या होता है, स्लो वेव स्ट्रक्चर होता है और यही आपसे क्वेश्चन में पूछा है। तो आप बहुत सा आप यहाँ पे आंसर देखिए तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा आपका ए इज राइट आंसर, स्लो वेव स्ट्रक्चर। यस, तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं जो इस माइक्रोवेव टेस्ट, इसको हम लोग नाम देते हैं एक्सेलेंट टेस्ट। क्या, एक्सेलेंट टेस्ट ऑफ एक्सेलेंट टेस्ट थ्री माइक्रोवेव। तो एक्सेलेंट टेस्ट थ्री ऑफ माइक्रोवेव का जो फिफ्थ टॉपर हैं वो कौन हो सकते हैं, एनीवन कैन गेस। तो चलिए हम लोग बताते हैं जो फिफ्थ टॉपर हैं वो देखिए, अभी थोड़ा सा आप लोग गेसिंग करके बताइए। आपको यहाँ पे TWT का एक्चुअल फिगर दिखाने वाले हैं, जो रियल में दिखता है। आप अगर कहीं पे कंपनी में जाइएगा तो इस तरह का फिगर आपको नज़र आएगा। देखिएगा इसमें यहाँ पे आपका RF आउटपुट है, जो आउटपुट यहाँ से ले रहे हैं, RF इनपुट यहाँ से हम लोग प्रोवाइड करें। यानी यहाँ पे अब ये है और ये आपका क्या लगा है, इसको आपको बोल सकते हैं कि ये कैविटी लगा होगा। ठीक है, यहाँ से आपका इलेक्ट्रॉन गन, यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन गन, यहाँ पे हीटर लगा हुआ, ये कल इलेक्ट्रॉन इमिट हो रहा है। यही वेव को आपको स्लो वेव स्ट्रक्चर, मेन पार्ट ऑफ हेलिक्स जिसको बोला जाता है एटेन्यूएटर, ये स्लो वेव सर्किट है। और ये यहाँ पे कलेक्टर लगा हुआ जो कि सिंपली ये कलेक्ट करता है किसको, इलेक्ट्रॉन को। यहाँ पे देखिए ये बीम है, इलेक्ट्रॉन बीम, ये पूरा क्या है आपका इलेक्ट्रॉन बीम है। तो इस तरह का आपका इंटरफेस देखने को मिलेगा कहाँ पे, कहीं पे कंपनी में जाइएगा तो। ठीक है, तो एक्चुअल फिगर आपको यहाँ पे दिखा दिए। तो इसीलिए बोले थे स्टार्टिंग कुछ नए अंदाज में हर एक चीज़ को यहाँ पे एंजॉय करने वाले हैं। आई होप आप सभी एंजॉय कर रहे होंगे माइक्रोवेव टेस्ट का और बहुत सब चीज़ों को आप सीख रहे होंगे। तो आप अभी भी आपका यूनिट 1 सिर्फ समाप्त हुआ है, यूनिट 2 और यूनिट 3 बचे हुए हैं। तो आप सभी स्टूडेंट लिंक को शेयर कर दें। तो अभी मैं टॉप 5 का रिजल्ट देने वाला हूं और टॉप 5 में वो स्टूडेंट हैं जो पिछले बार भी इस टॉपर लिस्ट में रह चुके हैं। ठीक है, तो उनका नाम है मिस्टर MD यासिर फ्रॉम GP कैम्यूर। ये हैं फिफ्थ टॉपर एक्सेलेंट टेस्ट का, एक्सेलेंट टॉपर नंबर 5, एक्सेलेंट टेस्ट का एक्सेलेंट टॉपर नंबर 5। उस नेम इज MD यासिर फ्रॉम GP कैम्यूर। अगर आप लाइव हैं तो बताएं आप किस तरह फिफ्थ में परफॉर्मेंस किए हैं। तो आप फिफ्थ को भूल जाइए, आज आपका रिजल्ट भी आया है, आप यहाँ पे भी रिजल्ट में आए हैं। यहाँ पे भी करीब 50 स्टूडेंट ने भाग लिया था, तो 50 स्टूडेंट में आप फिफ्थ टॉपर पे हैं। तो आपका रिजल्ट आप ना देखें कि मेरा फिफ्थ में क्या आया है, आप डायरेक्ट आप करना क्या है कि
6 सेमेस्टर को आपको इतना वे में, इस वे में आपको लेकर के जाना है। इसका स्पेशल वीडियो आप लोग को आएगा किस तरह से आपको 6 सेमेस्टर में पढ़ना है। तो आई होप आपको बहुत सा पॉइंट आपको बताए भी हैं और आगे आपको बताएंगे, तो स्पेशल वीडियो का आप वेट कीजिए, उसमें आपको किस तरह मेहनत करना है वो आपको बताया जाएगा। तो एमडी यासिर थे ये 5th रैंक और इन्होंने 20 मार्क्स में 12 क्वेश्चन को सही करके ये 5th रैंक प्राप्त किए हैं। तो आई होप मेरे अकॉर्डिंग 12 मार्क्स लाए हैं। तो ये आपका उतना अच्छा नहीं कहा जा सकता है, लेकिन फिर भी आपका मार्क्स ठीक है, अच्छा है, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट का जो मार्क्स आया है 8 मार्क्स है, 9 मार्क्स है। ये स्टूडेंट पता नहीं किस तरह कहाँ पे आपका प्रॉब्लम हुआ जिसके वजह से आप इतना कम मार्क्स लाए। तो आई होप इस सारे को हम देखते हुए लग रहा है ऐसा कि 12 मार्क्स अच्छा है और मेरे अकॉर्डिंग भी मार्क्स आपका अच्छा है, क्योंकि लेवल ऑफ क्वेश्चंस को थोड़ा सा आपका क्या था, लेवल ऑफ क्वेश्चंस हाई था लेकिन क्वेश्चंस ईजी थे। लेवल ऑफ क्वेश्चंस हाई थे लेकिन क्वेश्चंस ईजी थे, आप बना सकते थे। तो आई होप आप आगे नेक्स्ट टाइम और बेहतर करने का ट्राई कीजिए। कोई भी स्टूडेंट होपफुल नहीं हो, जो टॉपर आते हैं वो भी और जो ना टॉपर आते हैं वो भी, हर एक को आपको मेहनत करना है। आप देख रहे हैं रेगुलरिटी टॉपर में चेंजिंग आ रहा है, पिछले बार कोई और टॉपर थे, इस बार कोई और टॉपर हैं, तो इस तरह का चेंजिंग आ रहा है। तो आपको यहाँ पे मेंटेन करके रखना है। तो आई होप आप नेक्स्ट टाइम और अच्छा करने का ट्राई कीजिएगा। और एक और स्टूडेंट बता दें कि ये 5th रैंक पे ही है, ये भी 12 मार्क्स ही लाए हैं और सी श्वेता कुमारी फ्रॉम GWP मुजफ्फरपुर। तो इनका तो अभी तक रिजल्ट मुझे मालूम नहीं चल पाया है। तो ये आप 5th टॉपर यहाँ पे है। तो आई होप आपको मार्क्स भी अच्छे गेन किए होंगे 5th सेमेस्टर में। यहाँ पे 12 मार्क्स ये 20 मार्क्स में लाए हैं। तो ये हैं फ्रॉम GWP मुजफ्फरपुर श्वेता कुमारी। अगर आप लाइव हैं तो बताएं हमें कि सर मैं लाइव हूँ। ओके, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट अब क्वेश्चंस की बात करते हैं। तो क्वेश्चंस आपका यूनिट 2 से स्टार्ट हो चुका है कि बीच ऑफ द फ्लोइंग ट्रांसफर डिवाइस, बैरिड डायोड, इम्पैक्ट डायोड और ट्रैपैड डायोड, डगन डायोड। तो 10 सेकेंड आपका टाइम है, उस तरीक़ा से आप बनाएं। तो आपका टाइमिंग समाप्त हुआ। चलिए इस क्वेश्चंस को हम लोग सोल्यूशन करते हैं। तो यहाँ पे बताया जा रहा है गन डायोड। तो गन डायोड के बारे में आपको कुछ पहले बता देते हैं कि गन डायोड आखिर होता क्या है। तो गन डायोड के लिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि इसका सही आंसर गन डायोड आपका हो जाएगा। तो गन डायोड जो होता है वो आपका बता दे कि ये यहाँ पे TEM यानी ट्रांसफ़र इलेक्ट्रॉन मैकेनिज्म में वर्क करता है। ट्रांसफ़र इलेक्ट्रॉन मैकेनिज्म का कुछ कंसेप्ट होता है। पहला कुछ इसका कंडीशन होता है। सबसे पहला होता है कि इसमें नो जंक्शन, कोई PN जंक्शन नहीं होना चाहिए। क्या? कोई PN जंक्शन नहीं होना चाहिए। दूसरा क्या है? दूसरा इसका ये है कि इसमें सिंगल एलिमेंट का ये नहीं बना होता। सिंगल एलिमेंट का है तो जैसे आपका हो गया गैलियम हो गया, आपका आर्सेनाइड अलग अलग हो सकता है, सिलिकॉन हो सकता है, जर्मेनियम हो सकता है। तो यहाँ पे आपको कंपाउंड एलिमेंट का यूज करना है। कंपाउंड एलिमेंट और जिसमें यूज किया जाता है सबसे ज़्यादा आपको गैलियम आर्सेनाइड। ठीक है। थर्ड जो होता है कि यहाँ पे हॉट इलेक्ट्रॉन किया जाता है, कि हॉट इलेक्ट्रॉन का यूज किया जाता है। यहाँ पे वार्म इलेक्ट्रॉन का यूज नहीं किया जाता है। ठीक है। तो ये 3 कंडीशन होते हैं ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन डिवाइस का। ये 3 कंडीशन जिस डिवाइस का फॉलो करेगा वो डिवाइस आपका TEM यानी ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन डिवाइस होंगे, या ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन मैकेनिज्म जनरली इससे जाना जाता है। तो गन डायोड का ये होता है। इसके बाद हम लोग बताए थे क्या, RWS थ्योरी। RWS थ्योरी से इसको हम लोग क्लियर किए थे कि RWS थ्योरी क्या है। RWS थ्योरी क्या है? तो RWS थ्योरी आपको बता दें कि यहाँ पे रिडली वाटकिंस थ्योरी जो होता है ये 2 वैली मॉडल, क्या 2 वैली मॉडल से इसको बताया जाता है। इसमें 2 वैली किस तरह होते हैं आइए हम लोग फिगर से देखते हैं। तो देखिए यहाँ फिगर है कि ये एन लेयर ये है, एन लेयर ये क्या है, दोनों हाईली डॉप्ड है। ये आपका मोडुलेटरी डॉप्ड है, ये आपका मेटल कंटेक्ट है, ये आपका लास्ट में हीट सिंक्स लगा हुआ है। ठीक है। ये इसका कंस्ट्रक्शनल फिगर है जिसमें यहाँ बफर लेयर लगा गैलियम आर्सेनाइड के यहाँ पे एक सबस्ट्रेट है और यहाँ पे गैलियम आर्सेनाइड के यहाँ पे एक सबस्ट्रेट है आपका। ये एनोड टर्मिनल है, ये आपका कैथोड टर्मिनल है। उसके बाद ये जो आपका फिगर है 2 वैली मॉडल का, 2 वैली मॉडल का ये क्या है फिगर, जिसमें एक अपर वैली है एक आपका लोअर वैली होता है। यहाँ पे आपका मोबिलिटी
मोबिलिटी देखा जाता है कि इसका मोबिलिटी और कंसंट्रेशन क्या है। तो इसमें आप बताए थे कि एग्जांपल से कंसंट्रेशन का एक 100 ले लिए थे और मोबिलिटी एक का ज़्यादा एक का कम लिए थे, एक का मोबिलिटी 100 लिए थे, एक का 50 लिए थे। इस तरीक़ा से इसका हम लोग कंडक्टिविटी गेन किए थे, ठीक है। तो उस तरीके से हम लोग देखे थे किस तरह से लोअर वैली से अपर वैली में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है। तो आई इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर मैकेनिज्म। ये किससे होता है, तो RWS थ्योरी से। और यहाँ पे TEM के लिए 3 कंडीशन है। तो यही आपसे क्वेश्चंस पूछा गया था, आपसे यही क्वेश्चंस को पूछा गया था कि इसमें कौन TEM डिवाइस है। तो आपका गन डायोड जो है आपका ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन डिवाइस है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करते हैं। देखिए यहाँ पे ये है आपका कि रियल फिगर ऑफ गन डायोड, ये दोनों जो रियल फिगर ऑफ गन डायोड कि रियल में गन डायोड इस तरह का दिखता है। ये जो यहाँ पे है, देखिए आपको पेन चेंज करके बताते हैं। ये जो आपका मेटल कॉन्टैक्ट यहाँ पे दोनों लगा हुआ रहता है, ये यहाँ पे हाईली डॉप्ड, ये भी डॉपिंग किया रहता है। बीच में आपका जो वाफर जो दिखाएं ये लगा रहता है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आपको देखने के लिए मिला, ये यहाँ पे वाफर लगा रहता है। ये आपका नॉर्मल डॉट, ये आपका हाईली डॉप्ड यहाँ पे रहता है। यहाँ से ये दोनों क्या रहता है, ये आपका मेटल कंटैक्ट लगा है, यानी हीट सिंक इसके बगल में जो अभी यहाँ पे हम लोग देखे, ये चीज़ देखे, इसी चीज़ को वहाँ कराया गया है। तो ये आपका रियल में देखे। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। द गन डायोड इज नेगेटिव रेजिस्टेंस डिवाइस। यस, गन डायोड के बाद नेगेटिव रेजिस्टेंस डिवाइस होता है। कैसे होता है, क्योंकि इसका कंसंट्रेशन शुरू में क्या होता है, बढ़ते जाता है। एक मैक्सिमम पीक पॉइंट पहुंचने के बाद इसका कंसंट्रेशन डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। कब तक डिक्रीज होता है, जब तक वहाँ पे क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन कंडक्टेंस उसका जितना कंडक्टेंस बढ़ता है उतना वहाँ पे रेजिस्टेंस कमता है। तो यहाँ पे कंडक्टेंस कमना स्टार्ट हो जाता है, यानी कि नेगेटिव रेजिस्टेंस होता है। और यहाँ पे क्या होता है, एक पॉइंट पे आने के बाद ये पीक वैल्यू होता है यहाँ पे, और जिस पॉइंट पे ये आकर के रुकता है ये आपका वैल्यू पॉइंट कहलाता है। तो भी पे पहले यहाँ के बाद ये ओम्स लॉ को फॉलो करता है, और फिर ओम्स लॉ कुछ देर फॉलो करने के बाद फिर से कंडक्टिविटी डिक्रीज करने लगते हैं। तो इस रीजन को यहाँ पे हम लोग बोलते हैं नेगेटिव रेजिस्टेंस। इस रीजन को क्या बोलते हैं हम लोग, नेगेटिव रेजिस्टेंस, यानी इस रीजन को नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन बोलते हैं, ठीक है। तीसरे में बोलता है नंबर ऑफ जंक्शन। नंबर ऑफ जंक्शन इसमें क्या होता है, 0 होता है। तो ऑप्शन डी इज राइट। ना 1 होता है, ना 2, ना 3, इसमें 0 जंक्शन होता है, कोई भी जंक्शन नहीं होता, तो नॉन इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉमन वेवगाइड शेप। कॉमन वेवगाइड शेप क्या है कि रिक्टेंगुलर और सर्कुलर है, एलिप्टिकल है और ऑल है। तो आपको बता दें इस तरह का क्वेश्चन आपको मिलेंगे। अगर 2 आंसर आप जान रहे हैं रिक्टेंगुलर और सर्कुलर, तो आप ज़्यादा चांसेस रहते हैं उसका आंसर आपका ऑल होगा, ठीक है। और अगर ऑल के जगह पर आपका आंसर आता बोथ ए एंड बी, तो आप क्या करते, इस केस में आपको ये भी चूज करते। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि वेवगाइड कितने टाइप का होता है। तो वेवगाइड जो टाइप का होता है, ये रिक्टेंगुलर वेवगाइड होता है, सर्कुलर वेवगाइड होता है, एलिप्टिकल वेवगाइड होता है, सिंगल डिजिट वेवगाइड होता है, डबल डिजिट वेवगाइड होता है। तो ये हम सारे कुछ पेड कोर्स का वीडियो में हम लोग क्लियर किए हैं, ये बताए हैं कि इतने तरह के होते हैं। तो इसमें देखिए क्वेश्चंस में ये था, एलिप्टिकल भी ऑप्शन में था आपका, तो इसी तरीके से ये ऑप्शन ऑल होगा। भले ही कॉमन वेवगाइड जो बात किया जा रहा है, तो रिक्टेंगुलर सर्कुलर का हम लोग यूज करते हैं, तो कॉमन वेवगाइड में ये दोनों यूज होता है। बाकी आपका ये ऐसे होता है एलिप्टिकल। तो इसका सही आंसर अकॉर्डिंग टू ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चंस देखिए। बीच जंक्शन इज कॉल्ड शंट जंक्शन और करेंट जंक्शन, एच प्लेन टी, ई प्लेन टी, मैजिक टी या ऑल, बताइए। तो चलिए इस चीज़ को हम लोग फिगर से देखते हैं। तो देखिए ये फिगर, ये आपका बता दे ये आपका बता दे एच प्लेन, क्या एच प्लेन टी जंक्शन का फिगर है। तो ये पोर्ट 1 और पोर्ट 2 जो होता है कोलिनियर आर्म्स होता है। क्या होता है, कोलिनियर आर्म्स होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे होता क्या है कि इसका पावर, यहाँ पे जो हम लोग पावर जो यहाँ से हम लोग क्या पावर देते हैं, ये पावर ये क्या होता है, इधर डिवाइड होता है, इधर डिवाइड होता है, ठीक है। अगर दोनों में हाफ पावर डिवाइड हो, P/2 और ये टोटल पावर जो P है, इसमें क्या होता है हाफ डिवाइड हो और कोई भी पावर रिफ्लेक्ट बैक नहीं आया हो, तो इसे हम लोग बोलते हैं 3 dB स्प्लिटर। लिखते रहिएगा, सारे स्टूडेंट नोट करते रहिएगा, स्प्लिटर 3 dB स्प्लिटर बोला जाता है, ठीक है। और पावर इक्वल टू होता है आपका E/H। पावर इक्वल टू क्या होता है, E/H, ठीक है। E/H यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू मैग्नेटिक फील्ड। ओके,
तो यहाँ पे पावर E क्रॉस H होता है, तो डिवाइड जो यहाँ पे होगा चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड हो चाहे मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो आप बात करते हैं कि अगर यहाँ पे डिवाइड होता है मैग्नेटिक फील्ड, अगर मैग्नेटिक फील्ड डिवाइड होता है तो मैग्नेटिक फील्ड जो होता है यहाँ पे आपको बता के मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, आपका यहाँ पे डिवाइड होता है। तो बेन मैग्नेटिक फील्ड अगर डिवाइड होता है तो बता दे कि कहीं ना कहीं रिलेशन इसका मैग्नेटिक फील्ड से है, तो आपको बता दे करंट से है। और करंट जो है मैग्नेटिक फील्ड पे डिपेंड करता है। करंट क्या है, मैग्नेटिक फील्ड पे डिपेंड करता है। ध्यान से समझिएगा इस चीज़ को। अगर यहाँ पे हम लोग बोले कि पावर बराबर होता है E क्रॉस H, ठीक है, हम लोग बोल रहे हैं कि पावर ½ होता है, तो यानी P/2 होता है। तो E P/2 क्या होगा, चाहे आपको E/2 होगा या फिर आपको H/2 होगा, यही ना होगा। अगर यहाँ पे पावर डिवाइड हो रहा है तो इसको हम लोग बोल रहे हैं कि 3dB स्प्लिटर, जब कोई रिफ्लेक्ट बैक नहीं आ रहा है तो अब यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड का रिलेशन है कहीं ना कहीं करंट से। और जब करंट डिवाइड होता है तो हम लोग बोलते हैं करंट, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड एज, ध्यान रखिए एज प्लेन टी में आपका मैग्नेटिक फील्ड डिवाइड होता है, और मैग्नेटिक फील्ड डिवाइड होता है तो हम लोग बोलते हैं कि करंट का डिवीजन हो रहा है। और करंट का डिवीजन कहाँ पे होता है, आप लोग जानते हैं कि करंट का डिवीजन आपका सीरीज में होता है कि पैरेलल में होता है। तो करंट का डिवीजन आपको पैरेलल सर्किट में होता है। पैरेलल सर्किट को हम लोग बोलते हैं शंट, पैरेलल सर्किट को बोलते हैं हम लोग शंट, क्योंकि सीरीज में करंट सेम होता है, पैरेलल यहाँ पे आपको पैरेलल में इसका डिफरेंट होता है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे शंट, तो इसको हम लोग करंट जंक्शन ही बोलते हैं और शंट जंक्शन भी बोलते हैं। तो एच प्लेन टी को हम लोग क्या बोलेंगे, एच प्लेन टी को हम लोग करंट जंक्शन और शंट जंक्शन क्यों बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का डिवाइड होता है। ओके, समझ गए, कोई दिक्कत, किन्हीं को दिक्कत है तो हमें बताएं कमेंट बॉक्स में। तो इसका जो एक्चुअल फिगर है वो देख लीजिए, ये एक्चुअल में इस तरह का दिखता है। ये आपका यहाँ पे पोर्ट 2 या सॉरी देखिए यहाँ पे दिखा रहा है, ये पोर्ट 2 हो जाएगा, पोर्ट 1 हो जाएगा, ये आपका सिंपली पोर्ट 3 हो जाएगा, ये आपका पोर्ट 2 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। इस तरीक़ा से रियल में दिखता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए इज एच प्लेन टी। चलिए हम लोग बात करते हैं 15 का। इन टी मोड, टी मोड यानी ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक मोड में क्या होता है, ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक मोड में क्या होता है, EZ = 0, AZ = 0 या फिर EZ = नोट 0 और AZ = 0, EZ = नोट 0। तो कमेंट बॉक्स में आपको 10 सेकंड का टाइम दिया जा रहा है, आप हमें बताइए कमेंट बॉक्स में लाइव चैट में जाकर के कि इसका सही आंसर क्या होगा। सभी लोग इसको बताएं कि इसका सही आंसर क्या होगा। और तीसरी क्वेश्चन है, ये ऑलवेज आपसे पूछा जाता है, ठीक है। तो आपको ये हम बताएं थे इस तरह से, ट्रांसवर्स, ट्रांसवर्स का मतलब क्या होता है समझिएगा। ट्रांसवर्स का मतलब होता है परपेंडिकुलर, यानी जिसको ये बोलते हैं परपेंडिकुलर। और एक बताए थे आपको लॉन्गिट्यूडनल, ये लॉन्गी TUDINL देख लीजिएगा स्पेलिंग, लॉन्गिट्यूडनल को होता है पैरेलल, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये आता है TE मोड में क्या होता है, तो कौन ट्रांसवर्स होता है। तो हम लोग देखे थे TE मोड में इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो ट्रांसवर्स होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड ट्रांसवर्स होता है। डेट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड EZ = हो जाएगा आपका 0 और AZ = आपका नोट 0। तो ये ऑप्शन जहाँ पे भी है वो देख सकते हैं। तो ये ऑप्शन ए में से है, तो डेट इज ए इज राइट आंसर, ए इज राइट आंसर। ओके, तो इसका सही आंसर आपका ये हो जाएगा। इसी तरह से आपको हम लोग TM मोड की बात करेंगे, तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है कि लॉन्गिट्यूडनल होता है यानी पैरेलल हो जाता है, और मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे ट्रांसवर्स हो जाता है। ओके, तो चलिए अब यहाँ पे फोर्थ टॉपर ये हैं सोनाली गुप्ता, शीज फ्रॉम GP गया, और इन्होंने बता दे कि अपने सेमेस्टर एग्जाम में 5th सेमेस्टर यानी जो एग्ज़ाम में मार्क्स लाए हैं 624, एक्सेलेंट
सोनाली गुप्ता, आपको बहुत ज़्यादा कॉन्ग्रेचुलेशंस। आप इसी तरीक़ा से ऑलवेज मेहनत करते रहें। यहाँ पे भी ये 4th टॉपर हैं और अपने 5th सेमेस्टर में 624 मार्क्स लाए हैं। अगर आप अभी लाइव हैं तो आप बताएं सभी अपने फ्रेंड को, अपने क्लासमेट्स को, आप किस तरह से पढ़ते हैं और किस तरह से आप ये तैयारी करते हैं, प्रिपरेशन करते हैं, तो आप ये बता सकते हैं अगर आप लाइव हैं तो। और आप सभी स्टूडेंट सीखने का ट्राई करें किस तरह एक पढ़ने का तरीका होता है वो सभी। तो ये थे 4 टॉपर एक्सेलेंट टेस्ट माइक्रोवेव 3 का एक्सेलेंट टॉपर नंबर 4th, टॉपर नंबर 4th। अब टॉपर नंबर 3rd की बारी है। तो इन्होंने 20 क्वेश्चन में 13 क्वेश्चन को सही करके ये टॉप किए हैं। तो आई होप आप नेक्स्ट टाइम और अच्छा परफॉर्म करने का ट्राई कीजिएगा। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन डायरेक्शनल कपलर से है। तो डायरेक्शनल कपलर से आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डायरेक्शनल कपलर कितने पोर्ट का होते हैं। तो आपको बता दें डायरेक्शनल कपलर आपका 4 पोर्ट वेवगाइड जंक्शन है। तो इसको फिगर से हम लोग समझते हैं। ये आपका फिगर है आपका डायरेक्शनल कपलर का। डायरेक्शनल कपलर में 2 वेवगाइड लगाए जाते हैं, फर्स्ट प्राइमरी वेवगाइड और सेकेंड आपका सेकेंडरी वेवगाइड। इसमें पोर्ट 1 है, पोर्ट 2 है, पोर्ट 3 है, पोर्ट 4 है। सिंपली हम लोग कंसीडर करके चलते हैं। पोर्ट 1 डेट मीन्स ये इनपुट पावर देते हैं, तो यहाँ से हमको क्या मिलता है, आउटपुट पावर मिलता है। क्या ये पोर्ट 1 से हम लोग इनपुट पावर देते हैं, तो इसको हम लोग पोर्ट 2 से पावर को रिसीव करता है, आउटपुट पावर यानी रिसीव्ड पावर बोला जाता है। अब होता क्या है कि ये क्या रिसीव करता है। अब यहाँ पे आपका पोर्ट 4 जो कि ये फॉरवर्ड पावर जानते हैं। तो ये आपको बताएंगे कभी इस पे डायरेक्शनल कपलर पर लेके आएंगे तो कुछ नए अंदाज में बहुत ज़बरदस्त वीडियो बताएंगे कि ये क्या होता है। कुछ होता है कि यहाँ से ये पोर्ट से रिफ्लेक्ट बैक हो जाता है, जिसके कारण हम लोग इसको बैक पावर के नाम से जानते हैं पोर्ट 3 को। हम लोग कहीं से भी इनपुट प्रोवाइड करके बहुत 4 तरीक़ा से इसको देखते हैं, इनपुट प्रोवाइड करते हैं, जिसमें आपको बताते हैं आइसोलेटेड की बात बताते हैं कि कौन सा पोर्ट कभी आपका पोर्ट 1 और पोर्ट 3 आइसोलेट हो जाएगा, कभी आपका पोर्ट 2 और पोर्ट 4 आइसोलेट हो जाएगा, कहीं भी आपका पोर्ट 1 और पोर्ट 3 आइसोलेट हो जाएगा। ये सब कैसे होता है, तो ये सब कैसे होता है, कहीं पे हम लोग इनपुट प्रोवाइड करते हैं तो ये अगर पोर्ट 4 से जाता है ये ऐसे, तो कोई रिफ्लेक्ट बैक यहाँ से अगर नहीं आता है तो यहाँ से क्या होता है आपका पोर्ट 1 पोर्ट 3 का भी इनपुट हम लोग इससे प्रोवाइड करेंगे, का भी इनपुट हम लोग यहाँ से देंगे, का भी मतलब ये चारों पोर्ट में कहीं से भी हम लोग इनपुट देंगे और जहाँ से इनपुट देंगे उसके जस्ट यानी उसके सामने वाला से कोई भी रिफ्लेक्ट बैक नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह के आपको पोर्ट 4 होता है। इसमें आपको जनरली न्यूमेरिकल से पूछे जाते हैं, जिसमें इसमें 3 तरह से इसका मेन फैक्टर को हम लोग देखते हैं। सबसे पहला इसका जो मेन होता है कपलिंग फैक्टर होता है। क्या होता है, पहला इसका कपलिंग फैक्टर होता है, कपलिंग फैक्टर। दूसरा इसका डायरेक्टिविटी होता है और तीसरा आपका आइसोलेशन फैक्टर होता है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि ड्राइव करके हम लोग इस तरह से लाते हैं कि आइसोलेशन फैक्टर बराबर होता है, यानी आई बराबर हो जाता है आपका इंसुलेशन फैक्टर बराबर होता है C+D। इस तरह से ये कपलिंग फैक्टर हो जाता है, ये आपका डायरेक्टिविटी। ये ऐसा कब होता है, तो कभी इसका डेरिवेशन आपको लेकर के आए तो आप लोग चाहिए इसका डेरिवेशन पूरा, तो आप कमेंट में करके बताएं कि हाँ सर इसका भी हम लोग को वीडियो चाहिए, तो आप लोग को वीडियो मिलेगा। ठीक है, तो ये आप लोग याद रखिएगा। और आप बता दें आपका आइडियली बता दें बैक पावर जो होना चाहिए आइडियली 0 होना चाहिए। ठीक है, तो जितना 0 रहेगा वो मेरे लिए ज़्यादा इफेक्टिव है, यानी मेरे लिए वो ज़्यादा। कहीं रिफ्लेक्ट बैक पावर मेरे लिए क्या होता है, अनवांटेड पावर होते हैं। तो आई होप ये डायरेक्शनल कपलर का आपको बेसिक क्या होता है वो जान के होंगे। इसमें आपको एक इम्पोर्टेंट पढ़ना है 2 होल डायरेक्शनल कपलर। तो ये भी एक ज़बरदस्त टॉपिक है अपने आप में। तो कभी मौका मिला तो डायरेक्शनल कपलर के साथ साथ हम लोग 2 होल डायरेक्शनल कपलर भी यूट्यूब पे लेकर के आएंगे। बाकी पेड कोर्स ऑफलाइन स्टूडेंट सब जान चुके हैं क्या होता है, ये सारा कुछ वहाँ पे हम लोग बताए गए हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 17 है। क्वेश्चन नंबर 17 है ई प्लेन टी इज अ जंक्शन। ई प्लेन टी इज अ जंक्शन, ई प्लेन टी इज अ जंक्शन, करेंट जंक्शन, वोल्टेज जंक्शन, बोथ ए एंड बी। ठीक है, तो इसको हम लोग फिगर से देखते हैं। आप लोग कमेंट में करके बताइए कौन सा आंसर सही है। तो ई प्लेन टी जंक्शन क्या होता है, इस चीज़ को अभी हम देखेंगे। तो देखिए इसका फिगर जो एक्चुअल है वो देखने में ऐसा लगता है, यानी ई प्लेन टी जंक्शन, यानी ई प्लेन टी जंक्शन। जिसमें देखेंगे ये पोर्ट 3 है आपका, तो यहाँ से आपका पोर्ट 3 ये है। ठीक है, ये पोर्ट 1 है, ये आपका पोर्ट 1 है, ये आपका पोर्ट 2 है। पोर्ट 1 और पोर्ट 2 क्या है, ये
कोलिनियर्स आर्म्स हैं, ठीक है। ये आपका एक्सिस ये आपका दिखाया जाता है, ये क्या है एक्सिस है। अब यहाँ से भी क्या होता है कि यहाँ से पावर हम लोग देते हैं, यहाँ क्या करते हैं पावर देते हैं, ये पावर दो तरफ बढ़ता है, पावर क्या होता है दो तरफ बढ़ता है, हाफ हाफ पावर बढ़ जाता है, हाफ हाफ पावर बढ़ता है और इसमें कोई बैक पावर नहीं है, यानी इससे कोई बैक नहीं जाता है, रिफ्लेक्ट बैक नहीं करता है, डैट मीन्स इसको बोलते हैं 3 dB स्प्लिटर। क्या इसीलिए इसको बोला जाता है 3 dB स्प्लिटर। अब हम लोग बताए थे पावर बराबर क्या होता है E क्रॉस H होता है, तो हम लोग H प्लेन टी में मैग्नेटिक फील्ड डिवाइड हुआ था, अब यहाँ पे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड डिवाइड हुआ था, यानी यहाँ पे अब होगा E/2 इंटू H हो जाएगा, यहाँ भी हो जाएगा E/2 इंटू H हो जाएगा, ठीक है। तो आप कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशन किससे है, आपका वोल्टेज से है, इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशन कहीं ना कहीं वोल्टेज से है। अब इसको हम लोग कैसा बोलेंगे, तो वोल्टेज को ही यहाँ पे ई प्लेन टी को हम लोग वोल्टेज जंक्शन भी बोलते हैं। तो इसका सही आंसर जो होना है आपका बी इज क्या राइट आंसर, किसका सही आंसर वोल्टेज जंक्शन। तो एच प्लेन टी को हम लोग क्या बोले करेंट जंक्शन और शंट जंक्शन। क्यों ऐसा बोले कि करेंट जंक्शन पैरेलल में क्या होता है डिवाइड होता है, वोल्टेज के लिए सॉरी ई प्लेन टी के लिए हम लोग बोल रहे हैं इसको वोल्टेज जंक्शन, और इसको आप बोल सकते हैं सीरीज जंक्शन भी बोल सकते हैं, क्योंकि सीरीज में क्या होता है वोल्टेज डिफरेंट होता है, यानी वोल्टेज डिवाइड होता है। तो यहाँ वोल्टेज डिवाइड हो रहा है इसलिए इसको सीरीज जंक्शन बोलेंगे और वोल्टेज जंक्शन बोलेंगे। यहाँ पे करेंट डिवाइड हो रहा है इसीलिए इसको पैरेलल जंक्शन या फिर शंट जंक्शन बोल रहे हैं, ठीक है, कि इसको एच प्लेन टी को। तो आई होप ये सारा पॉइंट आपका क्लियर हुआ होगा। तो चलिए ये है एक्सेलेंट टेस्ट का एक्सेलेंट टॉपर नंबर 3 हु इज अफरोज आलम फ्रॉम जीपी टेकारी। इनका 5th सेमेस्टर में मार्क्स तो मतलब कि अच्छा ही आया है, लेकिन उतना अच्छा नहीं कहा जा सकता है। तो इन्होंने ट्राई किया और यहाँ पे देख रहे हैं कि ऑलवेज टॉपर में बने हुए हैं। तो आई होप आप सभी ये ट्राई करें कि टॉपर में बने रहें। अभी ये द पॉलिटेक्निक क्लासेस यानी टीपीसी का पेड कोर्स स्टूडेंट भी हैं और ये ऑफलाइन स्टूडेंट भी हैं। तो आपको बता दें कि आप और मेहनत करने का ट्राई करें। आप सेमेस्टर में कम मार्क्स आया तो इससे आपको टेंशन लेना नहीं है, आप और मेहनत करके आप और आगे तक जाएं। जिस तरह से आप यहाँ पे परफॉर्मेंस कर रहे हैं सेम यही परफॉर्मेंस आप ऑलवेज बरकरार रखें, ऑलवेज कंटिन्यू रखें, तो आप और आगे तक जाइएगा, ठीक है। तो आपको बता दें कि ये 3rd टॉपर हैं अफरोज आलम फ्रॉम जीपी टेकारी और इन्होंने 15 क्वेश्चंस को सही किया। एक्सेलेंट बोला जा सकता है इसको। 20 क्वेश्चन में ये 50 क्वेश्चंस को सही किए हैं। तो आप 2nd टॉपर और 1st टॉपर, तो आप लोग गेसिंग करते हुए रहिए और कमेंट करते रहिए, बताइए कि 1st 2nd टॉपर कौन हो सकते हैं, ठीक है। तो ये अफरोज आलम ये हैं 3rd टॉपर फ्रॉम जीपी टेकारी। तो आई होप नेक्स्ट टाइम आप और अच्छे परफॉर्मेंस कीजिएगा और आप 5th सेमेस्टर को भूल करके 6th सेमेस्टर में आज से ही और अभी से ही लग जाइए, ठीक है, क्योंकि आपके पास 1 मंथ से ज़्यादा टाइम मिलने वाला नहीं है। 1 मंथ में जितना रिवीजन करना है, जितना डाउट पूछना है, हर एक डाउट को पूछ सकते हैं आप लोग, जितना रिवीजन करना है। तो हम लोग बहुत जल्द एक वीडियो लेकर के आ रहे हैं जिसमें किस तरह से आपको 1 मंथ में प्रिपरेशन करना है। जो स्टूडेंट अभी तक कोचिंग ज्वाइन नहीं किए हैं या फिर वो सेल्फ स्टडी पे बिलीव करते हैं तो वो किस तरह से करेंगे। जो स्टूडेंट कोचिंग ज्वाइन कर लिए हैं वो कहीं पे आप ज्वाइन है, ये नहीं द पॉलिटेक्निक क्लासेस ही नहीं, आप कहीं भी हैं, कहीं भी जिस तरह से पढ़ रहे हैं तो आपको किस तरह से पढ़ना है अभी वो आपको बताया जाएगा। तो आई होप आप लोग वेट कीजिए, बहुत जल्द हम लोग लेकर के आ रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करते हैं और 2nd टॉपर और 1st टॉपर एक्सेलेंट टेस्ट का आप लोग बताते रहिए कौन हो सकते हैं। अब यहाँ पे आता है मैजिक टी। मैजिक टी इज बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ, तो मैजिक टी का एक और नाम है आपका शायद हाइब्रिड टी, इसी को बोलते हैं कि ये होता है मैजिक टी। तो ये चलिए कॉम्बिनेशन किसका होता है, तो ई प्लेन टी और एच प्लेन टी का कॉम्बिनेशन से बनाया जाता है। इसका फिगर देखिए मैजिक टी को हम लोग हाइब्रिड टी बोला जाता है। अब यहाँ पे ये देखेंगे, ये एक्चुअल देखिए यहाँ पे ये ई आर्म है यानी ई प्लेन टी है, ये एच प्लेन टी है, ये दोनों क्या है अलग है ये और ये, लेकिन ये दोनों पोर्ट आपका क्या है कॉमन है। तो यहाँ से पोर्ट 1 और पोर्ट 2 क्या कोलिनियर पार्ट है, ठीक है। पोर्ट 3 आपका ई प्लेन का पार्ट है और पोर्ट 4 आपका एच प्लेन का पार्ट है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो फिगर ये पोर्ट 1 और पोर्ट 2 ये आपका कोलिनियर पार्ट है, ये पोर्ट 3 ये आपका पोर्ट 4 को शो करता है, ये आपका पोर्ट 3 को शो करता है, ठीक है। तो ये हाइब्रिड टी, इसमें भी क्या होता है पावर का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, इसमें भी क्या होता है
पावर का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो इसमें एक 3-4 पॉइंट आप याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं। तो 3-4 पॉइंट आपको याद रखना है। वो है यहाँ पे ई आर एंड ए चार्म, ई एंड ए चार्म दोनों क्या होता है, आइसोलेटेड पोर्ट होता है। क्या, आइसोलेटेड पोर्ट होता है, याद रखिएगा। पोर्ट 1 एंड पोर्ट 2 भी आइसोलेटेड है, यानी पोर्ट 1 एंड पोर्ट 2 इज आइसोलेटेड। नोट कर लें सभी लोग या स्क्रीनशॉट ले लें। पोर्ट 1 एंड पोर्ट 2 इज आइसोलेटेड, याद रखिएगा। इसको हम लोग मेजरमेंट पर्पज से यूज करते हैं, जिसमें आपको बता दें इम्पीडेंस मेजरमेंट में यूज किया जाता है, इम्पीडेंस मेजरमेंट में यूज किया जाता है, ठीक है। और इसको मिक्सर में भी यूज किया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एप्लीकेशन से अगर पूछा जाए तो ये मिक्सर आता है, एक आपका डुप्लेक्सर आता है, जिसको डुप्लेक्सर में भी यूज किया जाता है। ये सब पॉइंट आप लोग लिख लें, ओके। तो अब बारी है शायद सेकेंड टॉपर की, तो आप लोग बताएं सेकेंड टॉपर कौन है। तो क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 है कि फॉर स्ट्रैंगलर वेवगाइड द डोमिनेंट मोड। तो डोमिनेंट मोड आपको निकालने के लिए हम बताए थे कैसे निकालना है डोमिनेंट मोड। तो आपको डोमिनेंट मोड डिफरेंट वैल्यू ऑफ एन, एम और एन का डिफरेंट वैल्यू रखना है आपको, और उसके साथ डोमिनेंट मोड का वैल्यू निकालना है। एम और एन किसके लिए, तो आपको बता के डोमिनेंट मोड होने के लिए रेक्टेंगुलर वेव का काटा वेवलेंथ, जिसको हम लोग लैम्डा जी से नोट करते हैं, ये हाई होना चाहिए, ठीक है, और काटा फ्रीक्वेंसी लो होना चाहिए। ये कंडीशन किसके लिए है, तो डोमिनेंट मोड के लिए। अब यहाँ पे डोमिनेंट मोड निकालना है एम और एन का डिफरेंट वैल्यू रख करके। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए डेल जी यानी लेमडा जी का वैल्यू क्या होता है। तो चलिए हम बताते हैं कि लेमडा जी बराबर आपका क्या होता है, कि लेमडा जी का वैल्यू आप रखिए और डोमिनेंट मोड पता कर सकते हैं। तो लेमडा जी बराबर होता है, इसको हम लोग यहाँ पे अगर रखें इस तरीक़ा से कि लेमडा जी का आपका जो वैल्यू होता है वो क्या होता है, कि लेमडा जी का आपको वैल्यू से पता करना है कि यहाँ पे किस तरह से इसका होता है। तो लेमडा जी का आपको वैल्यू फाइंड आउट होकर के फाइनली जो आता है वो इस तरीक़ा से आता है। आपको बता दें कि सॉरी यहाँ पे इसका वैल्यू देखा जाता है लेमडा सी से, यानी काटा फ्रीक्वेंसी से इसका वैल्यू देखेंगे कि काटा फ्रीक्वेंसी से इसका इजी वे में आपको निकल जाएगा। आपको हम दिखाते हैं, काटा फ्रीक्वेंसी का वैल्यू बताते हैं और उससे आपको हम दिखाते हैं। देखिए ये आता है लेमडा सी का वैल्यू, कि लेमडा सी का वैल्यू जो होता है आपका 2ab अपॉन अंडर रूट एम स्क्वायर वी स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर और ए स्क्वायर। ए एंड बी यहाँ पे आपका डायमेंशन है, ठीक है। अब हम लोग एम के वैल्यू एक बार आपका 0 रख सकते हैं, 0 और 1 रख सकते हैं, 1 0 रख सकते हैं और 1 1 रख सकते हैं। ये वैल्यू जब 0 0 आप रखिएगा कि एम के वैल्यू 0 और इसका वैल्यू भी 0, तो यहाँ पे 0 × 0 0 प्लस 0 हो जाएगा और 0 प्लस 0 यानी इसका बट्टा में 0 हो जाएगा। डेट मीन्स ये आपका इनफाइनाइट हो जाएगा, क्योंकि लेमडा सी का वैल्यू क्या चाहिए, एज मैच एज पॉसिबल चाहिए, तो ये ज़्यादा हो जाएगा। तो हमको ऐसा नहीं चाहिए कि डोमिनेंट मोड के लिए लेमडा जी का वैल्यू क्या चाहिए, हाईएस्ट चाहिए, और लेमडा सी का वैल्यू लोवेस्ट चाहिए। तो इस तरीक़ा से अब यहाँ ज़्यादा हो जाएगा। 1 रखेंगे कि अगर हम रखते हैं एम बराबर 1 रखते हैं, चलिए देखते हैं एम बराबर हम लोग 1 रखते हैं और एन बराबर हम लोग 0 रखते हैं, तो 1 × बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, आपका बी स्क्वायर हो जाएगा, ये आपका 0 हो जाएगा। बी स्क्वायर बाहर निकल करके बी आ जाएगा, तो बी से बी कैंसिल आउट हो जाएगा, इसका वैल्यू हो जाएगा 2a, तो 2a इसका वैल्यू हो जाएगा। तो डायमेंशन यहाँ पे जितना वैल्यू हो रहा है उसी का लेमडा सी के इस पर भी डिपेंड करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे लेमडा सी का वैल्यू क्या होगा, कम हो रहा है। अब 1 0 रखिएगा तो ये एक बार 0 हो जाएगा, इसका वैल्यू ए स्क्वायर के बराबर आ जाएगा, तो ए स्क्वायर रूट से बाहर ए आएगा, ये से कैंसिल हो जाएगा, तो एक बार इसका वैल्यू 2b आएगा। तो ये भी आपका डायमेंशन को शो करता है, तो इस भी क्या होगा डोमिनेंट मोड। तो टी आपको बता दे 1 0 और यहाँ पे आपका ये 1 0 और यहाँ पे ज़्यादा ए एफिशिएंट आपको टी आपका 1 0 जो है ये डोमिनेंट मोड ज़्यादा एफिशिएंट होता है। ऐसे 0 1 भी आपका
इफिशिएंट होता है, एग्जिस्ट करता है। तो ये आप लोग पता होगा कि T1 0 होता है, कौन सा 0 होता है। तो ये सब हम लोग क्लियर किए हैं कहाँ पे, तो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी और स्ट्रैंगुलर वेवगाइड देखे थे, वहाँ पे इस सब पॉइंट को हम लोग क्लियर कर चुके थे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे तो आपको डेल जी और मतलब कट ऑफ फ्रीक्वेंसी और कट ऑफ वेवलेंथ का भी रिलेशन आपको पता होना चाहिए, क्योंकि हमको लेमडा बराबर हम क्या जानते हैं, C/F जानते हैं। लेमडा बराबर C/F जानते हैं, जहाँ लेमडा जी हो जाता है ये कट ऑफ फ्रीक्वेंसी हो जाता है। तो लेमडा जी जितना ज़्यादा होगा उतना ये कम होता है। लेमडा जी से भी आप डोमिनेंट मोड निकाल सकते हैं, कोई भारी बात नहीं है। एक लेमडा जी से डोमिनेंट मोड निकालना चाहते हैं जो स्टूडेंट, उनके लिए हम फार्मूला बता देते हैं। जो स्टूडेंट लेमडा जी से निकालना चाहते हैं कि लेमडा जी से सर हम निकालेंगे, तो लेमडा जी बराबर होता है आपको, लेमडा जी बराबर होता है 1, मैं यहाँ पर इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं 1/2 अंडर रूट म्यू इंटू एप्सिलॉन नोट, और ये होता है अंडर रूट m पाई बट्टा आपका हो जाता है 1 का होल स्क्वायर होता है, प्लस n फाई बट्टा b का आपका होल स्क्वायर होता है। ठीक है, तो इसको आप कैलकुलेट कीजिएगा कि 1/√μ ई बराबर c हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ के वैल्यू आपको बता देखिए इसका कैलकुलेट किस तरह करते हैं। ये इसका वैल्यू तो आपका सिंपली c हो जाएगा। ये पाई कॉमन लेंगे, पाई स्क्वायर, तो यहाँ पाई निकल गया, पाई से पाई क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ क्या बचेगा, एन स्क्वायर बटा ए स्क्वायर, एम स्क्वायर बटा ए स्क्वायर, और यहाँ बचेगा एन स्क्वायर बटा आपका बी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे हो जाता है एम स्क्वायर आपका एम स्क्वायर और बी स्क्वायर और एन स्क्वायर प्लस आपका बी स्क्वायर और ए स्क्वायर, ए इंटू बी स्क्वायर जो कॉमन लिए थे, ए इंटू बी ए बाहर निकल जाएगा, बाहर निकल के ये ऊपर चल जाएगा। ये जब ऊपर जाता है तो यही क्या होता है, आंसर आता है। यहाँ से इसका फाइनली आंसर जो आता है निकल करके आप लोग देख लीजिएगा क्या आएगा। ठीक है, तो ये आंसर आपको वहाँ पता चलेगा। तो ये इस तरह से इसको हम फाइंड आउट कर निकाल सकते हैं लेमडा जी का वैल्यू, और फिर एम एंड एन का डिफरेंट वैल्यू रखिएगा। आपका जिसका वैल्यू सबसे हाईएस्ट आएगा वो डोमिनेंट मोड आपका वहाँ पे होगा, क्योंकि डोमिनेंट मोड के लिए कंडीशन है। तो चलिए अब हैं सेकेंड टॉपर। तो आप लोग को बताएं सेकेंड टॉपर सी इज खुशबू कुमारी फ्रॉम जीपी नवादा। सी इज खुशबू कुमारी फ्रॉम जीपी नवादा। ये हैं एक्सेलेंट टेस्ट का एक्सेलेंट टॉपर, एक्सेलेंट टेस्ट का एक्सेलेंट टॉपर। इन्होंने 16 मार्क्स लाए हैं 20 क्वेश्चंस को सही करके, 16 मार्क्स लाए हैं 20 क्वेश्चंस को सही करके। तो आई होप इसी तरीके से आप परफॉर्मेंस करते रहेगा। इसको हम लोग एक्सेलेंट परफॉर्मेंस बोलेंगे, क्योंकि 15 प्लस जो स्टूडेंट किए हैं उनमें अपना कुछ टैलेंट है, अपना कुछ कंसेप्ट यूज किए हैं, ताकि विदाउट कंसेप्ट आपको शायद 1-2 क्वेश्चन बनने वाला था। यानी क्वेश्चन नंबर 1 to 12 एक ऐसा क्वेश्चन था जिनके पास अच्छे कॉन्सेप्ट थे, वो सारे क्वेश्चन को कर पाए हैं। तो आई होप आप नेक्स्ट टाइम और अच्छा कीजिएगा। आपका जो 5th सेमेस्टर का रिजल्ट है वो आई होप आप रिजल्ट को देखकर नाखुश नहीं होइए। आप आई होप और अच्छा करने का ट्राई कीजिए। जिस तरह यहाँ परफॉर्मेंस कर रहे हैं उस तरीके से वहाँ भी। जिन स्टूडेंट का 75% 5th सेमेस्टर में आए हैं उन्होंने का बहुत अच्छा रिजल्ट है, और जो स्टूडेंट 75% से बिलो हैं उन लोग ट्राई करें कि 75-6% में करने का। तो आई होप कैसे करना है वो आप यहाँ पे परफॉर्म कीजिए, कड़ी मेहनत कीजिए, आपको आएगा रिजल्ट आएगा, बहुत ही अच्छा रिजल्ट आएगा। आप टेंशन ना लें, हर एक पेपर को अच्छी तरह पढ़ने का ट्राई करें। तो ये थे मेरा एक्सेलेंट टेस्ट टॉपर का एक्सेलेंट टॉपर नंबर सेकेंड सी इज खुशबू कुमारी फ्रॉम जीपी नवादा। इससे पहले भी ये टॉपर लिस्ट में रहे हैं, शायद सेकेंड टॉपर ये इनका फर्स्ट टाइम है। और इन्होंने भी बता दें टीपीसी पेड कोर्स एंड ऑफलाइन क्लास दोनों का ये स्टूडेंट हैं। ठीक है, तो आप और बेहतर करने का ट्राई करें। तो फर्स्ट टॉपर की अब बात है तो आप गेस करके बता सकते हैं, क्योंकि मैं टॉप 5 से टॉप सेकेंड तक पहुंच चुका हूं। अब टॉप 1 कौन है, एनीवन गेस? तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 को हम लोग क्वेश्चन सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 आपका वेवगाइड सपोर्ट। तो वेवगाइड आपका सपोर्ट क्या करता है, टीई मोड ओनली, टीएम मोड ओनली, टीएम मोड ओनली। तो वेवगाइड आपको बता दें कि वेवगाइड आपका सिंगल कंडक्टर लाइन है। कैसा, सिंगल कंडक्टर लाइन। तो हम लोग वहाँ पे देखे थे कि क्लासिफिकेशन ऑफ वेवगाइड को हम लोग किए थे। तो वहाँ पे आपको 3 तरह से, एक सिंगल कंडक्टर वेवगाइड नहीं, वहाँ पे टी मोड इस सब के लिए बताएं थे पूरा क्लासिफिकेशन करके कि सिंगल कंडक्टर लाइन, मल्टी कंडक्टर लाइन और एक और बताए थे शायद ओपन वायर लाइन। तो इस तरीके से 3 आपका बताए थे। सिंगल कंडक्टर लाइन जो होता है टी और
TEM मोड के लिए सिर्फ होता है, ठीक है। और आपको बता दें कि मल्टी कंडक्टर लाइन जो होता है वो TE और TM मोड दोनों के लिए, मल्टी कंडक्टर लाइन TEM मोड के लिए होता है, ठीक है। मल्टी कंडक्टर लाइन क्या होता है, TEM मोड के लिए होता है, ठीक है। तो ये यहाँ से आपको हर एक चीज़ हम बताए थे। तो आपको यहाँ से आंसर क्या है, TE एंड TM मोड दोनों होगा। तो ऑप्शन नंबर आपका ऑप्शन नंबर आपका क्या है, ऑप्शन नंबर D इज राइट आंसर। बोथ A एंड B आपका आंसर आपका D क्या है, सही हो जाएगा। तो इसका सही आंसर जो होना है ऑप्शन नंबर D इज राइट आंसर। तो आप लोग बताइए गेसिंग करके कौन हो सकते हैं, क्योंकि हम लोग 20 क्वेश्चंस को सही कर चुके हैं, 20 क्वेश्चंस को सही कर चुके हैं ये। और अब बारी है फर्स्ट टॉपर्स की। तो चलिए देर ना करते हुए, ऐसे भी आज बहुत ज़्यादा हम लोग देर तक देखे, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट को पकड़ पाए। तो आई होप आप सभी कमेंट करके भी बताएं आज का सेशन आप लोग को कैसा लगा। आप लोग को अच्छा लगा तो इस सेशंस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें, क्योंकि आप सभी अपने फ्रेंड को बताइए। अच्छे मार्क्स गेन करने के लिए आपका ऑब्जेक्टिव का भूमिका बहुत बड़ा होता है। अगर आप ऑब्जेक्टिव 17, 18 आप सही करते हैं तो एग्जामिनर का माइंड में भी एक सेटअप होता है, कोई ऐसा बंदा जो 18 और 19 ऑब्जेक्टिव सही कर सकता है, उसमें कुछ ना कुछ टैलेंट है। तो ऑब्जेक्टिव अच्छा मार्किंग के लिए बहुत बड़ा को फैक्टर है, आपको इम्पोर्टेंट फैक्टर है, पहले बताते हैं। तो फर्स्ट टॉपर हैं और इन्होंने बता दें अभी तक तो फर्स्ट टॉपर किसी भी आपका हो 6 सेमेस्टर का टेस्ट लिया गया हो, चाहे एडवांस कम्युनिकेशन हो, माइक्रोवेव हो, यहाँ पे सिग्नल सिस्टम हो, और अच्छे स्टूडेंट हैं लेकिन फिर भी टॉपर नहीं आ पाए थे, लेकिन टॉपर लिस्ट में रहते थे, लेकिन फाइनली आज वो टॉपर आ चुके हैं। और वो टॉपर ऐसे ही नहीं, एक्सेलेंट टेस्ट जो हुआ उसमें एक्सेलेंट टॉपर आए हैं। और उन्होंने बता दें कि टोटल 20 क्वेश्चन में 19 क्वेश्चन सही करके ये फर्स्ट टॉपर यानी फर्स्ट रैंक प्राप्त किए हैं। तो आई होप ये एक्सेलेंट, और इनको द पॉलिटेक्निक क्लासेस के तरफ से बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस है, क्योंकि आप इस तरह का परफॉर्मेंस देख करके द पॉलिटेक्निक क्लासेस के लिए बहुत ही अच्छा कर रहे हैं। और आई होप मैं सभी स्टूडेंट से ये ट्राई करता हूँ कि ये आप इस तरह का परफॉर्मेंस दें। इससे पहले 4th सेमेस्टर में GP सीतामढ़ी का स्टूडेंट ने 19 मार्क्स लाए थे, और ये जल्दी 4th सेमेस्टर के बता दें। और उनके बाद ये सेकंड ऐसा स्टूडेंट है जो 19 नंबर ला करके ये एक्सेलेंट टेस्ट टॉपर का एक्सेलेंट टॉपर बन चुकी है। और ये हैं कोई और नहीं, द पॉलिटेक्निक क्लासेस 5th सेमेस्टर का टॉपर स्टूडेंट हु इज प्रियंका कुमारी, इज द फर्स्ट रैंक और शी इज फ्रॉम GP नवादा। कॉन्ग्रेचुलेशंस प्रियंका, आप इसी तरीक़ा से ऑलवेज आप इंक्रीजिंग वे में रहें, कभी आप हार नहीं माने। 2 बार से आप टॉपर नहीं आए, 3 बार आप टॉपर नहीं आए, तो आप 2 बार नहीं है, 3rd टाइम है, फाइनली आप आ गए। तो आप सभी स्टूडेंट यही करें, फर्स्ट टाइम हम नहीं आ पाए, सेकेंड टाइम ट्राई करेंगे, 3rd टाइम ट्राई करेंगे, ट्राई इतना करेंगे कि वो पहुंच ही जाएंगे वहाँ पे। तो आप लोग पैसेंस रखें, ट्राई करें और इनसे सीखें कि ये टॉपर नहीं आए लेकिन आज आ चुके हैं। तो इनका बता दें कि 5th सेमेस्टर में तो कुछ अंक के चलते इनका 80% नहीं हुआ, बल्कि 597 मार्क्स इनका आया है 6 सेमेस्टर में। तो आई होप ये मार्क्स कम नहीं है, अप्रॉक्सीमेट टू 80% है। तो आप इस तरीक़ा से अपने आप को नहीं करिए कि 80 नहीं कर पाए, कोई बात नहीं, 80 से कम आपका मार्क्स नहीं है। तो आप 6 सेमेस्टर में आप और मेहनत कीजिए और इस मुकाम को आप आगे लेकर के जाइए। आप इसी तरीक़ा से ऑल सब्जेक्ट में अपना रैंक बनाए रखें, फर्स्ट रैंक, जो कि एक्सेलेंट टेस्ट टॉपर यानी 19 मार्क्स ला करके ये फर्स्ट टॉपर बने हैं, यानी वापसी किए तो जोरदार वापसी हुआ। तो आप सभी स्टूडेंट्स से मैं यही आग्रह करूंगा कि अगर कम मार्क्स आया है आप सभी को, तो आप वापसी इस तरह करें कि आपका एक लाइफ में एक ऐसा मुकाम पे पहुंच जाइएगा जिससे आप सोचे नहीं थे। तो आप रेगुलरिटी बनाएं, मेंटेन करके रखें स्टडी को, ऑलवेज पढ़ने का ट्राई करें, आप पहुंच जाइएगा वहाँ पे। तो आई होप आप सभी स्टूडेंट
पूरा सॉल्यूशंस को देखें, पूरी तरह से देखें। आपका सेमेस्टर रिजल्ट भी आ गया। अब किसी चीज़ का आपको वेट नहीं करना है, आप वेट करना है सिर्फ 6 सेमेस्टर एग्जाम का। तो आपको बता दें, जो यहाँ पे टॉपर आए हैं वो भी, नहीं टॉपर आए हैं वो भी, जो अच्छे मार्क्स लाए हैं वो भी, जो आपको कुछ कम मार्क्स आए हैं वो भी, सारे स्टूडेंट आप इक्वल हो चुके हैं। अब 6 सेमेस्टर में ऑल स्टूडेंट आर इक्वल, ऑल स्टूडेंट आर इक्वल, ऑल स्टूडेंट आर इक्वल, सभी इक्वल हैं। अब आपको जो बंदा यहाँ से मेहनत करेगा वही 6 सेमेस्टर में आएगा। तो आप सभी इक्वल हैं यहाँ पे। यहाँ से आप सभी ने रेस लगाना शुरू कीजिए। और बताए थे ना हॉस्टल और क्लासरूम का एग्जाम्पल कि जब एक वर्ष आप पहुँचेगा तभी काम बनेगा। तो आप सभी रेस लगाइए, कोई आगे कोई पीछे, लेकिन रिजल्ट जो आना चाहिए सबका एग्जैक्ट आना चाहिए। जिस तरह से कोई पीछे भी निकला तो वो पहुंच चुका, एक ही टाइम पे सब पहुंचा ना तीनों, तब ना बंचिंग वहाँ बन पाया। तो इसी तरीके से आप लोग करना है, कोई स्लो, कोई फास्ट, कोई मॉडरेट लेवल, हर तरीका से आप चलना यहाँ से स्टार्ट कीजिए। आप एक अच्छे मुकाम पे पहुँच जाइएगा। आई होप आप सभी ये चीज़ फॉलो कीजिएगा, ठीक है। तो हम लोग विदा लेते हैं, और नेक्स्ट वीडियो या फिर नेक्स्ट अपडेट जो भी होगा, नेक्स्ट सब्जेक्ट का टेस्ट आपको जो भी होगा इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। उसको आप लोग तैयारी करते रहें, और आप लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आप लोग बने रहें द पॉलिटेक्निक क्लासेस के साथ। तो गुड नाइट टू एवरीवन, बाय बाय।